प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 का 2023 में आया हुआ सेट 2 देखेंगे, जिसका कोड 324 AY है। इससे पहले हम 2023 में आया हुआ सेट 1 कर चुके हैं, जिसका कोड 324AX था। ठीक है ना बच्चों? आप अगर इन सारे सेट को अच्छे से कर लोगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों? तो आपको इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है, क्योंकि लास्ट ईयर के क्वेश्चन जो होते हैं पेपर के, वो हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना? उन्हीं से पेपर बनता है, सेम ना बनता हो, लेकिन उनके ही आगे पीछे से उनके जैसे ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो आपको अगर अच्छी तैयारी करनी है तो आप 2023 के 22 के सेट अच्छे से कर लीजिए। ठीक है ना? और मैं भी आपकी पूरी हेल्प करूंगा। मैं कर रहा हूं, बल्कि 2023 के मैं अपलोड कर रहा हूं, और अभी हम 2022 के भी करेंगे और 2019 के भी करेंगे। ठीक है ना बच्चों? तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, सभी खंडों को हल करना है। और ये शुरू का जो क्वेश्चन है आपका, ये बहुविकल्पीय है बच्चों। ठीक है ना? इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपको कोई एक का आंसर देना है, और ये 1 नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है ना बच्चों? और बड़े ही आसान क्वेश्चन आते हैं, बस आपको ध्यान से इनको करना है। ठीक है? देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि y बराबर 40 हो और x बराबर 4/t हो तो dy/dx का मान बताओ। इनमें से कोई एक होगा। ठीक है ना? आप अपने अकॉर्डिंग कीजिए। आप क्या कीजिए, देखिए ये t के t वेरिएबल में इसने y दे रखा है और t वेरिएबल में इसने x दे रखा है। ठीक है ना? तो आप क्या करोगे, y का भी डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कर दोगे और x का भी डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कर दोगे। यहाँ से dy/dt आएगा, यहाँ से dx/dt आएगा, दोनों को डिवाइड कर दोगे तो dy/dx आ जाएगा। देखिए शुरू करते हैं। उसने दिया है y बराबर 40 और x बराबर 4/t। ठीक है बच्चों? इसको हम क्या करेंगे, देखिए इसको हम क्या करेंगे, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे, इसका भी और इसका भी। इसको डिफरेंशिएशन करने से पहले आप क्या करोगे, इसको ऊपर ले जाओ t को, तो जब ऊपर ले जाएंगे तो t की पावर -1 हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन करना आपके लिए आसान होगा। देखिए शुरू करते हैं। हम लिखेंगे dwr2t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है ना? ये क्या हो जाएगा, dy/dt इक्वल्स टू d/dt ऑफ 4t, और ऐसे ये हो जाएगा dx/dt इक्वल्स टू d ऑफ dt d/dt ऑफ 4t इनवर्स। ठीक है? अब देखिए यहाँ से 4 बार t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, तो 4 × 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा dx/dt हो जाएगा आपका 4 बार t की पावर -1 का जब हम करेंगे तो -1 आगे आ जाएगा, t की पावर में हो जाएगा -1 और -1, n -1 होता है ना, n x की पावर n -1 होता है, तो यहाँ n तो -1 है, तो -1 आगे आ गया और पावर में n में से 1 घट गया। ठीक है ना? अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, dy/dt हो जाएगा आपका 4, और यहाँ से dx/dt हो जाएगा आपका -4/t की पावर -2 है, नीचे आएगा t की पावर +2 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए। क्या कीजिए, समीकरण 1 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग करने पर, क्योंकि हमने बात, क्योंकि हमें dy/dx चाहिए बच्चों। ठीक है ना? जब हम इसके अपॉन में ये रखेंगे तो ये आएगा dy/dx, तो ये आ गया dy/dt अपॉन ये आ गया dx/dt। लेफ्ट हैंड साइड को अपॉन में रख दिया, राइट हैंड साइड को रख देंगे 4/-4/t²। तो यहाँ से dt से dt कैंसिल आउट होगा और बचेगा क्या, dy/dx इक्वल्स टू 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस के ये t² ऊपर चला जाएगा, तो क्या बचेगा -t²। कंप्लीट हो गया ये आपका। ठीक है ना बच्चों? आपको तो ये जल्दी करना है रफली। ठीक है ना? और ये ऑप्शन आपका पहला आ गया -t²। ठीक है ना? तो क्या का जो हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर आ जाएगा, आप ऐसे लिखोगे बस ओनली। ठीक है ना बच्चों? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन, यदि a बराबर ये है, b बराबर ये है, आव्यूह है, तो b क्या होगा, मल्टीप्लाई करनी है हमें सिंपली यहाँ। ठीक है ना? तो देखिए क्या क्वेश्चन कैसे करेंगे, ये आपका क्या क्वेश्चन है, a दे दिया है उसने, a क्या दिया है 0 1 1 0, और b क्या दिया है, b दिया है उसने 1 0 0 -1। अब आपको b फाइंड करना है। b फाइंड करने का मतलब आप b पहले लिख दीजिए 1 0 0 -1, और उसके बाद a लिख दीजिए 0 1 a 0 1 0, ये हो गया। इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, पहली रो की पहले कॉलम में करेंगे तो पहला एलिमेंट बनेगा, और जब पहली रो की पहले कॉलम में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट में होगा, दूसरे एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट में। तो देखिए जब 1 की 0 में करेंगे तो 0 आ जाएगा, और फिर प्लस लगा करके 0 की 1 में करेंगे तो ये भी 0 आ जाएगा, यानी पहली रो की पहले कॉलम में करेंगे तो पहला एलिमेंट बन गया, पहली रो की दूसरे कॉलम में करेंगे ऐसे ही पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट में करेंगे तो 1 आएगा, दूसरे एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट में करेंगे तो 0 आएगा, यानी पहली रो की दूसरे कॉलम में करेंगे दूसरा एलिमेंट बन गया। अब दूसरे रो की पहले कॉलम में करेंगे तो तीसरा एलिमेंट बन जाएगा 0, और -1 की 1 में करेंगे -1 आ जाएगा, फिर यहाँ से 0 की 1 में करेंगे 0 और -1 की 0 में करेंगे 0 आ जाएगा। ठीक है ना? यहाँ से क्या बन गया आपका 0 1 -1 और 0। ठीक है ना? ये क्या है, ऑप्शन में है ये, देखिए ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये वाला है 4, ख का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना? ख का 4 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है आपके सिलेबस में नहीं है तो इसको हम नहीं करेंगे, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। है क्वेश्चन की तरफ, है ना? समाकलन का क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या होगा, 1 to √3 लिमिट और dx/1 + x², इसका मान बताना है आपको। इसका मान बताने के लिए आपको इसका समाकलन करना पड़ेगा। देखिए 1/1 + x² किसका समाकलन होता है, tan इनवर्स x का, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से √3 तक। ठीक है ना? अब लिमिट का मान रख दीजिए बस, tan इनवर्स √3 माइनस फॉर्मूले का, फिर tan इनवर्स x की जगह 1 रख दिया, पहले x की जगह √3 रख देंगे, फिर माइनस लगाएंगे, फिर x की जगह 1 रख देंगे, ये लिमिट पुट करना हो गया। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। tan इनवर्स √3 tan में क्या, किस चीज़, किस एंगल पे वैल्यू होती है, ये होती है tan 60 पर, है ना? tan 60 लगा दिया, और -1 कितने पे होती है tan इनवर्स, tan π/4 पर, tan π/4 पर, यानी tan 45 पर, tan 45 लगा दिया। ठीक है ना? तो 10 से 10 हट जाएगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 60 डिग्री। 60 डिग्री को आप 60 मत लिखना, आप π/3 लिख लेना। ठीक है ना? क्योंकि आंसर पाई में दे रखा है, इसने पाई में दे रखा है, इसलिए π/3 लिख लेना, और ये आ जाएगा π/4। ठीक है ना? देखो 10 से 10 खत्म, ये 60 जो है इसको π/3 लिख सकते हैं, इससे 10 से 10 खत्म, ये 45 को आप π/4 लिख सकते हैं। इनको सॉल्व करेंगे, एलसीएम आ जाएगा आपका 12, 4 तिया 12, यहाँ पे 4 पाई माइनस के 3 पाई, और ये आ गया आपका π/12 यानी π/12। कौन सा ऑप्शन है आपका, ये सेकंड ऑप्शन है। ठीक है ना? तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है ना बच्चों? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है आपका ये, देखिए बच्चों ये कहता है कि मापांक फलन, आपकी मैपिंग जो है फंक्शन की, वो कहाँ से कहाँ तक है, रियल नंबर के सेट से रियल नंबर के सेट पे है, लेकिन पॉजिटिव रियल नंबर के सेट पे है, और आपका जो फंक्शन है वो fx = mod x है ना? तो फलन के द्वारा प्रदत्त है वह होगा। अब इसमें हर ऑप्शन में एक ही अच्छा लगे, अच्छा लगे, ये है ना? तो हम एक एक को चेक करेंगे पहले कि एक एक होगा या नहीं होगा। देखिए बच्चों, मान लीजिए आपके पास ये कोई सेट R है, क्योंकि हमें तो बहुविकल्प में देखना है, तो हम तो इसको रफली करेंगे और फटाफट से करेंगे। ठीक है? मान लीजिए ये वाला सेट ये R है, और ये वाला सेट जिसमें मैपिंग जा रही है ये R पॉजिटिव R है। ठीक है? इसमें सारे पॉजिटिव वाले R मिलेंगे, और इसमें R मिलेंगे, सारे जितने भी रियल नंबर है वो सारे इसमें मिलेंगे। अब देखिए हमारे पास फंक्शन है ये, अगर आप इस फंक्शन में आप x की जगह मान लीजिए 1 रखते हैं, तो 1 की वैल्यू आप इसमें रखोगे 1, तो क्या मिलेगा 1, और अगर आप इसमें -1 रखते हैं तो यहाँ पे -1 रखेंगे, मोड जो है वो -1 को +1 कर देता है, तो भी 1 ही मिलेगा। यानी अगर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ से मान लीजिए आपके पास ऐसी कुछ वैल्यू रखी है -1 -2 पॉइंट में भी है, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हैं 1 2 2.3 ऐसे पॉइंट भी हैं यहाँ पर। ठीक है ना? और यहाँ पे मैं पॉइंट दे देता हूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पॉजिटिव आ रहे हैं सारे, पॉजिटिव आर में 0 तो नहीं आएगा, यहाँ से हम क्या दे देंगे इसको, जैसे 1 आ गया
2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया है ना, ऐसे पॉइंट रखे हुए इसमें सारे पॉजिटिव वाले, और भी डॉट डॉट बहुत सारे इसमें है, पूरा आर पॉजिटिव है और पॉइंट वाले भी है इसमें, ठीक है ना। हम तो जस्ट आपको समझाने चाह रहे हैं बस। देखिए अब 1 से जो मैपिंग गई, 1 से जब हमने 1 यहाँ पे 1 रखा तो इधर 1 मिला, यानी इधर से हमने 1 रखा तो भी 1 मिला, और -1 रखा तो भी 1 मिला, यानी -1 से भी 1 ही मिला। अब इसका मतलब क्या हो गया, 2 का एक प्रतिबिंब बन गया, यानी ये क्या हो गया, बहुएकी हो गया। 2 से 1 पे जा रही है तो ये बहुएकी हो जाएगा। एक एकी का मतलब था कि 1 से एक ही एलिमेंट जुड़ता, हर एक एलिमेंट से एक एलिमेंट जुड़ता, इधर के जितने भी एलिमेंट है उन सब एक एलिमेंट से एक एलिमेंट जुड़ता है ना। अब देखिए यहाँ -2 भी 2 पे जाएगा और 2 भी 2 पे जाएगा, ठीक है ना, ये वाला। तो इसका मतलब क्या होगा, यानी मैनी वन है, मैनी वन मतलब बहुएकी है। तो यहाँ से तो हमें पता चला कि ये बहुएकी है ना, क्या है, बहुएकी। ये बहुएकी लिखा हुआ है इसमें, लेकिन बहुएकी होता है ना, बहुएकी है। और इसमें एक चीज और है कि अगर ये बहुएकी है, देखिए बहुएकी है तो ये दोनों ऑप्शन तो इसके कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि मैं तो दोनों एक ही दे रखा है इसने, तो ये तो गए, इनमें से तो कोई नहीं हो सकता। अब इन दोनों में से कोई होगा। बहुएकी के साथ ये अच्छा है या नहीं अच्छा देखना है बच्चों। अच्छा देखने के लिए हमें क्या चेक करना होता है, हमें ये चेक करना होता है कि इसका परिसर बराबर सहप्रांत होना चाहिए। परिसर बराबर सहप्रांत सबसे आसान तरीका है, बस आप ये चेक कर लीजिए कि क्या परिसर बराबर सहप्रांत है, मतलब इसका जो सहप्रांत है इसके सारे एलिमेंट जुड़े होने चाहिए, सारे एलिमेंट जुड़े होने चाहिए। देखिए इसके सारे एलिमेंट ही जुड़े होंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ से -3 लोगे और +3 लोगे, उनकी मैपिंग 3 पे आ जाएगी, 4 पे आ जाएगी। पॉइंट वाले भी, जो पॉइंट वाले इधर रखे वही पॉइंट वाले सारे इधर भी रखे। बात कहने की है पूरा, ये तो पूरा आर है और ये आर के पॉजिटिव नंबर है सारे, ठीक है ना। अब इधर के जो माइनस के आर है वो भी उन्हीं पॉजिटिव आर पे मैपिंग करेंगे, और जो प्लस के आर है वो भी सारे पॉजिटिव आर पे ही मैपिंग करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि -1 था, -1 भी 1 पे मैपिंग कर रहा था और 1 भी 1 पे मैपिंग कर रहा है। इसका मतलब जितने भी यहाँ नंबर होंगे वो 2 में होंगे, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और वो दोनों इधर जाकर के उसी नंबर के पॉजिटिव पे जुड़े होंगे, यानी इधर के सारे नंबर उससे मिल जाएंगे, यानी इधर के सारे नंबर को प्री इमेज मिल जाएगी। प्री इमेज मतलब सहप्रतिबिंब मिल जाएगा, यानी जितना परिसर होगा वही सहप्रांत बन जाएगा, पूरा सहप्रांति परिसर बन जाएगा, यानी ये सहप्रांत बराबर परिसर है। इसका मतलब ये आच्छादक भी है, इसका मतलब ये आच्छादक भी है भाई। तो आच्छादक हो गया तो बहुएकी और आच्छादक हो गया, तो इसका सेकंड आंसर सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सेकंड आंसर सही हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों दूसरा क्वेश्चन ये कहता है कि सभी खंडों को हल कीजिए, है ना। तो इसमें हर क्वेश्चन एक ही नंबर का है, ये शॉर्ट है सारे, और इसमें से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान होंगे, एक एक नंबर के आपको फटाफट से इनको कर देना है, ठीक है ना बच्चों। तो चलते हैं दूसरे के क्या पर, दूसरे का क्या। पहला क्वेश्चन देखिए, मान याद कीजिए कि समाकलन दे दिया उसने और x² sin x³ दे दिया, ठीक है ना, dx। तो बच्चों ये क्वेश्चन कैसा है, देखिए अगर हम इसको t मान लेते हैं ब्रैकेट वाले को, तो x² dx का डिफरेंशिएशन आ जाएगा। तो हम करते हैं माना लेट x³ इक्वल्स टू t मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3x² dx इक्वल्स टू dt, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका x² dx इक्वल्स टू dt/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, बस ये वैल्यूज उठा करके इसमें पुट करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जो आपका था x² sin x³ dx, ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा आपका x² dx की जगह तो dt/3 आ गया, dt/3, और sin एज इट इज रहा, और x³ की जगह हमने रख दिया t, ठीक है बच्चों। ये 1/3 चला जाएगा बाहर, 1/3 समाकलन ये आ जाएगा आपका sin t dt, ठीक है, sin t dt। अब आपको sin t का डिफरेंशिएशन करना है, sin t का इंटीग्रेशन करना है। 1/3 sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस के cos t, तो माइनस के cos t रख दिया आपने, प्लस लगा दिया, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लगता है ना इंटीग्रेशन में। तो क्या हो जाएगा माइनस के cos t की वैल्यू जो है आप वापस रख दीजिए, t की वैल्यू क्या थी x³, तो माइनस के cos x³ अपॉन 3 आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा c। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरे का क्या क्वेश्चन, देखिए बच्चों क्या कहता है क्वेश्चन, यदि सदिश 2i कैप प्लस j कैप माइनस a कैप तथा i कैप 4j कैप प्लस k कैप, दो वेक्टर उसने दे दिए, ये परस्पर लंबवत हैं, तो एक का मान ज्ञात करना है। देखिए बच्चों जब दो वेक्टर आपस में लंबवत होते हैं तो एक कंडीशन लगती है कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है ना। मान लीजिए कि माना इसमें हम पहले वाले वेक्टर को a वेक्टर मान लेते हैं कि 2i कैप प्लस j कैप माइनस a कैप, बल्कि इसने a दे ही रखा है इसमें, तो आप इसको a1 मान लीजिए, ठीक है ना। और दूसरा a2 मान लेते हैं हम कि a2 वेक्टर है, a2 वेक्टर क्या होगा i कैप प्लस 4j कैप और प्लस k कैप, ठीक है ना। अब जब दो वेक्टर आपस में लंबवत होते हैं तो एक कंडीशन लगती है बच्चों, क्या लगती है, देखिए हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं यदि a वेक्टर तथा a2 वेक्टर परस्पर लंबवत है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, ठीक है ना। डॉट प्रोडक्ट मतलब अदिश गुणनफल, दोनों का अदिश गुणनफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोनों का अदिश गुणनफल रखना है हमें। देखिए पहले वाला रखते हैं a1 की वैल्यू 2i कैप प्लस j कैप माइनस a k कैप, फिर दूसरे वाले को डॉट के साथ रखते हैं i कैप प्लस 4j कैप प्लस k कैप और इक्वल टू 0। देखिए बच्चों अगर आपको नहीं पता तो ये बता दूं कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है कि i जब हम i के साथ करेंगे तो i डॉट i 1 हो जाएगा, और i की अदर किसी भी कैप में करेंगे जैसे j कैप k कैप है तो इनके 0 हो जाएगी, वो i डॉट j 0 हो जाएगा, i डॉट k 0 हो जाएगा, ठीक है ना। i डॉट i 1 रहेगा, j डॉट j 1 रहेगा और k डॉट k 1 होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब i की i में करेंगे तो इसके मल्टीपल की भी करनी पड़ेगी, तो 2 into 1 हो जाएगा, i डॉट i हो जाएगा 1, फिर प्लस 1 into 4, 1 into 4 हो जाएगा ये, और j into j हो जाएगा 1, माइनस देखिए प्लस लगा करके माइनस a की मल्टीप्लाई करेंगे इसके 1 में, है ना, जो इसके मल्टीपल में है, और k डॉट k हो जाएगा 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से सॉल्व करो, 2 + 4 - a इक्वल्स टू 0, यहाँ से क्या जाएगा 6 आ जाएगा, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 6, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, और a की वैल्यू आ गई 6, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरे का गे, ठीक है ना। हल कीजिए कि dy/dx इक्वल्स टू x प्लस e की पावर x अपॉन y, ये दे रखा है बच्चों। तो देखिए बच्चों बहुत ही आसान क्वेश्चन है, वेरिएबल सेपरेबल का है ना, यानी चर को अलग अलग कर लेते हैं ना, y वालों को अलग और x वालों को अलग। तो y dy अलग हो गया और x प्लस e की पावर x dx ये अलग हो गया, चरों को अलग अलग कर लेते हैं, x को अलग y को अलग, इस तरीके से। अब दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दीजिए, ठीक है ना, दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दीजिए। अवकल समीकरण को हम सॉल्व कर रहे हैं, हम लिख देंगे समाकलन करने पर, समाकलन करने पर ये क्या हो जाएगा, y dy इक्वल्स टू समाकलन x प्लस e की पावर x dx, ठीक है। देखिए y dy हो जाएगा आपका y² 2 और इक्वल्स टू ये आपका x का अलग हो जाएगा x² 2, e की पावर x का अलग हो जाएगा e की पावर x, और प्लस में आ जाएगा c, ठीक है ना बच्चों। आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं,
या फिर आप थोड़ा सा इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? देखिए, आप क्या कीजिए, यहाँ से एलसीएम ले लीजिए, ये तो वाई स्क्वायर बाई 2 है और इक्वल्स टू यहाँ पे एलसीएम ले लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस 2c और अपॉन में आ गया आपका 2, ठीक है। इस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 ई की पावर एक्स प्लस इस 2c को कोई और कांस्टेंट का नाम दे दीजिए। जैसे मैं 2c को अगर मैं कैपिटल C1 लिख दूं तो हो जाएगा काम मेरा, बस। आप C1 कह सकते हैं, K कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है ना, M N K कुछ भी कह सकते हैं। एक दूसरा वेक्टर बना दिया और यहाँ पे लिख देंगे कि C1 बराबर क्या है अपने पास 2c है, बस जहाँ पे, ठीक है। आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू tan इनवर्स x है तो x का मान हमें क्या करना है ना। तो बच्चों, साइन इनवर्स 1/2 इक्वल्स टू tan इनवर्स x, अब क्या करेंगे, साइन इनवर्स में देखिए, साइन में ढूंढिए कि 1/2 किसकी वैल्यू होती है। साइन में साइन 30 की होती है, 45 की होती है, साइन 60 की होती है, किसकी होती है? तो साइन 30 की होती है ना, साइन 30 को हम लिख सकते हैं π/6, ऐसे लिख दिया मैंने, और इधर tan इनवर्स x का, ठीक है ना। अब ये क्या हो जाएगा, देखो साइन साइन हट जाएगा, बचेगा क्या, π/6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x, ठीक है ना। अब tan इनवर्स इधर जाकर के क्या बन जाएगा, tan, तो हो जाएगा tan π/6, ठीक है बच्चों। अगर इक्वल के इधर tan इनवर्स पूछेंगे तो इसका इनवर्स हटेगा और ये tan बन जाएगा, ठीक है, और इधर बचेगा x की वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, tan π/6 क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा और इक्वल्स टू x, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 1/√3, ठीक है ना। अब इसको सही करके लिख दीजिएगा, x इक्वल्स टू 1/√3। बच्चों, ये आपका आंसर आ गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए डे क्वेश्चन, उसने कहा है कि a इक्वल्स टू आपके पास 2 4 3 2 ये दे रखा है और b दे रखा है उसने 1 3 -2 और 5। आपको a प्लस बी और a माइनस बी का मान क्या करना है। तो देखिए बच्चों, a प्लस बी क्या होगा, जोड़ देंगे इनको, पहले लिख दीजिए 2 4 3 2, इनको लिख दिया, प्लस लगा करके b लिख दिया, 1 3 -2 5, इन सबको जोड़ दीजिए। इन सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए कैसे जोड़ेंगे, पहले एलिमेंट में जोड़ेंगे तो 2 + 1 ऐसे करके, फिर दूसरा एलिमेंट में जोड़ेंगे 4 + 3, फिर तीसरे में 3 प्लस माइनस माइनस तो 3 -2 और लास्ट वाले में 2 + 5, ये हो जाएगा 2 + 5, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 7 1 7, ठीक है। या एक आंसर ये आ गया आपका, और एक आपको निकालना है a माइनस बी, यानी अब की बार आपको घटाना है। तो यानी 2 4 3 2 में से आपको घटाना है 1 3 -2 5, ये आपको माइनस करने हैं। देखिए बच्चों, 2 में से 1 गया, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले 2 - 1 4 - 3 3 माइनस माइनस प्लस 2, देखिए 3 माइनस माइनस प्लस 2 आ गया और 2 - 5 2 - 5, तो देखिए बच्चों क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 3 और 2 5, 2 में से 5 गया -3, ये आपका आ जाएगा आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी आपको सभी खंड करने हैं और हर जो क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तीसरे का जो क्या है बहुत आसान है। इसने कहा है y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये अवकल समीकरण का है बच्चों, ठीक है ना। अब देखिए, आपको ये दे दिया इसने, और d2y/d थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू -y प्रूफ करने के लिए कह रहा है, तो बहुत ही आसान है। देखिए आप क्या कीजिए, एक बार डिफरेंशिएट कर लीजिए dw/2 थीटा, एक बार करेंगे तो आ जाएगा dy/d थीटा इक्वल्स टू, ए तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos थीटा का हो जाएगा -sin थीटा, माइनस यहाँ लगा दिया और sin थीटा लिख दिया यहाँ, प्लस b बाहर आ जाएगा, sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा, ठीक है ना बच्चों। अब क्योंकि उसमें 2 बार डिफरेंशिएशन है जो हमें प्रूफ करना है, तो हमें दूसरी बार भी करना पड़ेगा। d2y/d थीटा स्क्वायर एक और बार कर दिया, यहाँ पे लिख देना dw/2 थीटा अगेन, है ना। यहाँ पे जाएगा -a sin थीटा का हो जाएगा cos थीटा, cos थीटा का होगा -sin थीटा, तो माइनस पहले लगा देंगे, b तो बाहर आ जाएगा, cos थीटा का हो गया -sin थीटा। अब देखिए यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन लिया हमने, तो हमारे पास बना a cos थीटा प्लस b sin थीटा। अब बच्चों, a cos थीटा प्लस b sin थीटा क्या हो गया, देखिए ये हमारे पास पहले से वैल्यू थी 1, y बन गया ना, इसको हम इक्वेशन 1 बना देते हैं और इसको कह देंगे कि इक्वेशन 1 से, है ना। ये तो अपने पास d2y/d थीटा स्क्वायर है। अब इसकी जगह हम क्या रख देंगे यहाँ, d2y/d थीटा स्क्वायर इक्वल्स टू -y रख देंगे समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से, बस यही प्रूफ करना था हमें, ठीक है ना बच्चों। ये प्रूफ हो गया, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या क्वेश्चन कहता है कि एस का ये और ये है, इसको ग्राफीय विधि से हल करना है, ठीक है ना बच्चों। देखिए वैसे तो हमारे पास एस वाले चैप्टर में सिर्फ एक ही एक्सरसाइज है और उसमें भी जेड में इक्वेशन देता है और कहता है कि जेड का न्यूनतम मान और अधिकतम मान बताइए, है ना। और ऐसा इसमें कुछ नहीं दे रखा है, तो वैसे तो ये हमारी जो है एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसा दे सकता है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 30 रेखक है, सबसे पहले जो एस उसने दी है उनको लिख लीजिए, 3x + 4y, ये पहली एस दी है, ये दूसरी एस दी है, ठीक है ना। अब इन एस को आप समीकरण रूप में लिख लीजिए, समीकरण रूप में तो हम क्या लिखेंगे, समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखेंगे कैसे, एस बस यहाँ पे आप इक्वल का साइन लगा दीजिए, ठीक है ना। ये समीकरण बन जाएगी 3x + 4y = 12, 4x + 3y = 12, ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई, ठीक है ना। देखिए चलते हैं, अब आप समीकरण 1 उठाइए, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आप क्या करिए, x की वैल्यू 0 रखिए, y की वैल्यू निकालिए, y की वैल्यू 0 रखिए, x की वैल्यू निकालिए। देखिए समीकरण 1 क्या कहती है, 3x + 4y = 12, आप यहाँ करते हैं पुट x = 0, x = 0 में यहाँ पे पुट करूँगा तो y की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, यहाँ से मुझे y की वैल्यू मिलेगी 12/4, यानी कितना हो जाएगा 3, है ना। यहाँ से मुझे एक पॉइंट मिला a 0,3। ऐसे ही मैं करूँगा इसमें पुट y = 0, जो y = 0 पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा पूरा, 3x = 12 बचेगा, 3 बटे में चला जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/3, 12/3 तो क्या आ जाएगा 4, तो x की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। यहाँ से आपका b पॉइंट मिलेगा 4,0, 2 पॉइंट मिले आपके पास, जैसे हमने अभी पिछले लास्ट ईयर के पेपर में किया था, सेम ऐसे क्वेश्चन है ये भी, और इसमें भी ऐसे हम टेबल बना लेंगे, ठीक है ना। ये हमारा x हो जाएगा, ये y हो जाएगा। आपने x की वैल्यू 0 पुट की तो हमें y की वैल्यू 3 मिली, और जब हमने y की वैल्यू 0 पुट की तो x की वैल्यू हमें 4 मिली, ये टेबल बन गई, ठीक है ना। जब हम ग्राफ इसको ड्रॉ करेंगे तो बस इन 2 पॉइंट को मिला देंगे, ठीक है ना। अभी हम सेकंड में भी सेकंड इक्वेशन के भी पॉइंट निकाल लेते हैं और फिर हम ग्राफ पे चलेंगे, है ना। ये समीकरण 2 से, सॉरी देखिए बच्चों, ये समीकरण 1 2 है, ये समीकरण 3 हो जाएगी और ये समीकरण 4 हो जाएगी, है ना। समीकरण 4, समीकरण 3 और 4 से, तो हम क्या करेंगे, ये तो है आपके पास समीकरण 3 और ये है आपके पास समीकरण 4, ठीक है। अब देखिए समीकरण 4 से 4x + 3y = 12, ये क्या हो जाएगा, सेम इसी तरह आप क्या करोगे, पुट x = 0 पुट करोगे, y की वैल्यू निकालोगे, y की वैल्यू आएगी आपके पास 4, यहाँ से आपको एक पॉइंट मिलेगा, आप उसका नाम दे दो c, 0 रखा x और y मिला 4, ऐसे ही आप पुट करो y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 पुट करोगे, x की वैल्यू मिलेगी आपको 3,
एक्स की वैल्यू 3 मिलेगी तो यहाँ से एक पॉइंट मिलेगा आपको 3,0। इसके लिए भी आप एक टेबल बना दीजिए ऐसे ही अलग से, ठीक है ना, ये एक्स ये वाई। जब एक्स की वैल्यू 0 पुट करी, वाई की वैल्यू 4 मिली। जब वाई की वैल्यू 0 पुट करी, एक्स की वैल्यू 3 मिली, ठीक है ना। देखिए अब हमारे पास पहली इक्वेशन के भी पॉइंट हो गए ये वाले और सेकंड इक्वेशन के भी पॉइंट हो गए। अब हम ग्राफ पे चलते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, हमारा ग्राफ मान लीजिए ये है। अब देखिए ये क्यों दे रखे हैं उसने, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है, देखिए हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट होते हैं, एक ये 2 3 4 है ना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये इसलिए दिया है क्योंकि उसने कहा है कि x भी 0 से बड़ा होना चाहिए और y भी 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ये एक ऐसा रीजन हो जहां x भी पॉजिटिव हो और y भी पॉजिटिव हो, धनात्मक हो। तो ऐसा ऐसा चतुर्थांश सिर्फ ये वाला है, सिर्फ ये वाला चतुर्थांश ऐसा है जिसमें x और y दोनों पॉजिटिव है। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो सिर्फ इसी रीजन में बनेगा, यानी इसी चतुर्थांश में बनेगा, ठीक है ना। तो चलते हैं हम एक ही चतुर्थांश बना लेते हैं, बस ये वाला बना लिया, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास हद से वाई पे 4 है और एक्स पे 4 है, ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। तो एक्स में भी 4 ले लेंगे, 1 2 3 4, वाई पे भी 1 2 3 4। अब देखिए पहले हम पहली जो थर्ड इक्वेशन थी, थर्ड इक्वेशन के हमारे पास ये जो पॉइंट आए थे इनको मिलाएंगे। ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ऐसे करके, ठीक है ना। तो 0,3 हमारे पास कहाँ है, 0,3 देखिए कहाँ है, एक्स 0 हो और वाई 3 हो, तो ये है यहाँ पे ए पॉइंट है 0,3 और बी पॉइंट है हमारे पास 4,0। तो ये 4,0 में कहाँ मिलेगा, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 0, ये है पॉइंट, है ना, 1 2 3 4। तो ये मिला यहाँ पे बी पॉइंट, ये मिलेगा हमें 4,0। बस इन दोनों पॉइंट को आपको मिला देना है ना, इन दोनों पॉइंट को आपको मिला देना है। देखिए ऐसे करके आप स्केल से ड्रॉ करोगे तो ये ऐसे करके मिला दीजिएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं दूसरी इक्वेशन पर, जो फोर्थ इक्वेशन है उसको हम सॉल्व करके जो पॉइंट आए हमारे पास ये वाले, इन पॉइंटों को मिलाना है। 0,4 हमारे पास कहाँ है, 0,4 ये रहा, इसका नाम सी था 0,4 और 3,0 डी वो है ये रहा, है ना, ये डी है यहाँ पर, डी हो गया 3,0। इन दोनों को मिलाना है आपको। तो देखिए इनको मिला करके आप ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है ना, यहाँ से। तो यहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे यानी प्रतिच्छेद करेंगे, ठीक है ना। और प्रतिच्छेद करने के बाद जो ये पॉइंट आएगा यही आपका इसका सॉल्यूशन होगा। जो इसने कहा था ना कि ग्राफी विधि से हल कीजिए, जो इसका हल होगा वो ये होगा, ये वाला पॉइंट। लेकिन जब आप इसको ग्राफ पर बिल्कुल स्केल से 1 सेंटीमीटर नाप करके बनाओगे तो आपका ये एक्जैक्ट वैल्यू देगा। यहाँ से आप क्या करोगे, ऐसे करके स्केल से सीधे लाइन ले जाओगे, यहाँ पे ये एक्स पे जहाँ भी आएगा वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी एक्स की जगह, कोमा वाई पे आप इस तरीके से ले जाओगे ऐसे करके स्केल से, जो पॉइंट यहाँ पे होगा सेम पॉइंट आप यहाँ लिख दीजिएगा, तो एक्स कोमा वाई आ जाएंगे। लेकिन स्केल से करने में जब आप स्केल से ये पॉइंट फाइंड करोगे उसमें गलती के चांस फिर भी रहते हैं। मेरा आपसे सजेशन ये है मेरा कि आप जो है इसको रफली जो है सॉल्व कर लीजिए किसी और मेथड से। जैसे मान लो हमारे पास ये दो इक्वेशन थी, 3x + 4y = 12 और एक थी 4x + 3y = 12, है ना, ऐसी थी। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए किसी और तरीके से, जैसे मैं जो है विलोपन विधि से सॉल्व कर लेता हूँ उसको, ठीक है ना, ठीक है, सॉरी एलिमिनेशन मेथड से, एलिमिनेशन मेथड, हाँ वही है विलोपन ही। अब देखिए हम क्या करेंगे, किसी x को या y को बराबर कर लो, चाहे तो x को चाहे y को। तो अगर मैं इसमें x को बराबर करता हूँ तो इसे 12 करना पड़ेगा, इसे भी 12 करना पड़ेगा। इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो और घटा दो। 4 तिया 12 ये हो जाएगा और 3 चौके 12 ये भी 12 हो जाएगा, कट जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। 4 चौक 16 y ये हो गए, 3 तिया 9 y ये हो गए, जब घटाएंगे तो 16 में से 9 गए कितने बचेंगे, 7 y प्लस के इक्वल्स टू 12 चौक 48 ये हो गए, 12 तिया 36 ये हो गए, 48 में से 36 गए बचेंगे कितने, 12। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12/7, ठीक है। y की वैल्यू 12/7 आ गई। अब ये y की वैल्यू 12/7 इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दो और वैल्यू निकाल लो। मान लीजिए हम इस पहली इक्वेशन में रख देते हैं 3x + 4 × 12/7, इसी वाली में रख दिया हमने, इक्वल्स टू 12। यहाँ से सॉल्व करो, 3x = 12 माइनस इसको उधर पहुंचा देंगे, 12 चौक 48, 48/7 आ जाएगा और 3x = कितना आ जाएगा, 12 7 84, 84 माइनस 48/8/7, यह आ जाएगा 3x = 84 में से 48 कितने बचे, 36/7, 14 में 7 गए 6, 7 में 4 गए 3, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 12/7, यानी x की वैल्यू 12/7 आ गई। ये काम आप रफली कर लीजिए फटाफट से और उठा करके यहाँ पे पॉइंट रख दीजिए, x की वैल्यू क्या आई 12/7 और y की वैल्यू क्या है, ये भी 12/7 आई। तो यानी ये जो पॉइंट होंगे 12/7 और 12/7 होंगे। एक चीज और, इसको आप किस साइड हल करेंगे, क्योंकि ये असमिका है ना, क्योंकि ये दोनों असमिका हैं और आपका कौन सा रीजन होगा वो भी देखना पड़ेगा। तो आप मूल बिंदु पर चलिए, मूल बिंदु पर, मूल बिंदु क्या होता है, 0,0, 0,0 पर हम जो है अपनी असमिकाओं में रखेंगे, जो अपनी असमिकाएं थी, ये वाली जो असमिकाएं थी 3x + 4y ≤ 12, इसमें आप क्या करो, पहले इस वाली इन इक्वेशन में आप x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0 रख दो, है ना। जब यहाँ 0 रखेंगे तो ये 0 + 0 0 ही रहेगा, 0 <2 12 आ जाएगा। अब 0 12 से छोटा होता है तो ये बात क्या है, सत्य है ना, ये बात सत्य है। तो इस असमिका की जो लाइन हमने खींची थी, कौन सी खींची थी, ये वाली पहले वाली, अगर ये बात सत्य आती है तो उस लाइन से मूल बिंदु की ओर, ये वो लाइन है, इस लाइन से मूल बिंदु की ओर हम क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे इस लाइन से नीचे की ओर ऐसे। अब दूसरे पे चलते हैं, दूसरा है ये, इसमें अगर मैं x और y की वैल्यू 0 0 रख दूं तो ये भी 0 <= 12 देगा। यहाँ से भी बात सत्य आ रही है, अगर बात सत्य आ रही है तो उस लाइन के भी नीचे, इस वाले असमिका की लाइन कौन सी है, ये वाली, यानी इसके भी नीचे ही ड्रॉ होगा। तो एक ऐसा कॉमन रीजन ढूंढ लो जो इन दोनों के नीचे हो। तो ये वाला जो पोर्शन है, देखिए ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला इन दोनों के नीचे है, तो बस आप इसको शेयर कर दीजिए, ठीक है ना, दोनों के नीचे है। या फिर आप पूरे को ड्रॉ कर दीजिए बस नीचे नीचे को, इसके भी नीचे रहेगा और इसके भी नीचे रहेगा, इन दोनों के नीचे रहेगा, ठीक है ना, ऐसे करके बस आपका हल जो होगा, आपका हल यही है 12/7 और 12/7, ये हल है आपका, ठीक है ना बच्चों। वैसे ये तो समीकरण के लिए हल होता है, समीकरण के लिए। अगर असमिका की बात करें तो असमिका का तो सोल्यूशन ये सारा है, इसके नीचे का सारा और इसके नीचे का सारा, ठीक है ना बच्चों। तो ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, गह क्वेश्चन, यदि देखिए गह जो है आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको नहीं करना है। गह क्वेश्चन करते हैं, यदि a तथा b दो व्युत्क्रमणीय अवयव कोटि n के हैं, यानी a और b दोनों का इनवर्स निकल सकता है, इनवर्सेबल है वो, तो सिद्ध कीजिए कि ab का होल इनवर्स इक्वल टू b इनवर्स इनवर्स होता है। तो देखिए बच्चों ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो 3 का गह हम कैसे करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आप ये लेकर के चलेंगे, हम ये मान लेते हैं, माना ये बल्कि दिया है, ऐसे लिख देंगे, दिया है a तथा b व्युत्क्रमणीय अवयव है। तब देखिए व्युत्क्रमणीय अवयव कैसा होता है कि अगर उसका मैट्रिक्स का या उस अवयव का हम उसके इनवर्स में मल्टीप्लाई कर दें तो आई आ जाएगा। आई क्या होता है, तत्समक अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, ये आ जाता है। तो अगर मैं ये कहूं कि ए बी का ए बी के इनवर्स के साथ, ए बी कोई ए इंटू बी कोई मैट्रिक्स है और उसका
इनवर्स ये है ए बी इनवर्स। अगर मैं किसी मैट्रिक्स ए बी का उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो क्या आएगा, तत्सम का जो आइडेंटिटी आएगा वो हमेशा आता है, किसी भी मैट्रिक्स से आप उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आई आएगा हमेशा, है ना। ऐसे ही यहाँ कर दिया हमने, ठीक है ना, हम ये लेकर के चलेंगे तब, है ना। अब देखिए अब यहाँ क्या करो, आप दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो और दोनों की लेफ्ट साइड में ही करना, ठीक है ना, मतलब इसके भी लेफ्ट साइड में और इसके भी लेफ्ट साइड में, ऐसा नहीं कि इसके लेफ्ट में कर दी और इस वाले के राइट में करेंगे, है ना, ऐसे नहीं। हम क्या करेंगे, ए इनवर्स से दोनों तरफ गुना करने पर, तो जब हम ए इनवर्स से गुना करेंगे इधर भी आ जाएगा ए इनवर्स ए बी इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स आई। देखिए ये सहचारी नियम होता है कि अगर आपके पास दो ब्रैकेट इधर है तो आप मल्टीप्लाई में रखे हुए हो, तो आप ये ब्रैकेट इनको भी दे सकते हो ऐसे करके, ए इनवर्स ए ऐसे करके, ये बी अकेला बचेगा और यहाँ पे आ जाएगा ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स आई, ठीक है ना बच्चों। देखिए आगे, अब वही बात आ गई कि किसी मैट्रिक्स की उसके इनवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा, तो यानी ये क्या आ जाएगा आई, तो इसको लिख देंगे आई बी और यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा ए इनवर्स आई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप ये बात लिख दीजिए कि ए इनवर्स की अगर हम ए में करेंगे मल्टीप्लाई तो आई आएगा, ठीक है ना। अब किसी भी मैट्रिक्स की अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी तत्सम काव्यों में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो वही मैट्रिक्स आ जाएगी वापस, जैसे बी की अगर हम आई में करेंगे तो बी आ जाएगा, ए की आई में करेंगे तो ए आ जाएगा, ठीक है ना, ऐसे। तो यानी यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा बी, ठीक है, और ये क्या होता है ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू ए इनवर्स, यहाँ से भी इनवर्स आ जाएगा जब इनवर्स की आई में मल्टीप्लाई करेंगे। इसको बता देंगे यहाँ से कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की आई में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स वापस आ जाती है, वो चाहे ए मैट्रिक्स हो चाहे बी मैट्रिक्स हो चाहे ए इनवर्स मैट्रिक्स हो, ठीक है ना, ये आ गई। अब देखिए आगे, अब ये बी भी हटाना है हमें यहाँ से, है ना, तो अब दोनों तरफ बी इनवर्स ले लीजिए, ठीक है ना, हमने क्या किया दोनों तरफ बी इनवर्स ले लिया, इधर भी ले लिया, सॉरी यहाँ तो बी है, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू इधर भी बी इनवर्स ले लिया, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो बी इनवर्स जैसे ए इनवर्स आई हो गया था ऐसे बी इनवर्स ये आई हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अब किसी भी मैट्रिक्स की आप आई में मल्टीप्लाई करोगे फिर वही मैट्रिक्स आ जाएगी, तो यानी यहाँ से क्या जाएगा ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, यही हमें प्रूफ करना था और ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पे आप रीजन लिख दीजिए वही वाला सेम कि अगर हम किसी मैट्रिक्स की आई में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही मैट्रिक्स घूम करके वापस आ जाएगी, ठीक है। बस ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, है ना बच्चा, आसान है ना बच्चों, आसान था ना क्वेश्चन। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है कि सभी खंडों को हल कीजिए, इसमें भी आपका हर क्वेश्चन दो नंबर का है ना। देखिए पहला क्वेश्चन जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है तो हम ये नहीं करेंगे, हम चलते हैं 4 के ख पर, ठीक है। तो देखिए 4 का ख क्या कहता है, 4 का ख कहता है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है, यदि उनके सतहों पर आए अंकों का योगफल 6 है तो आए हुए अंकों में से कम एक 4 होने की सहशर्त प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों ये प्रायिकता में भी सहशर्त प्रायिकता दे रखा है, यानी सहप्रतिबंध प्रायिकता वाली कंडीशन इसमें लगेगी। इसमें दो घटनाएं इसने दे दी, पहली घटना तो ये कि उनकी सतहों पर आए अंकों का योगफल 6 हो, जैसे आपने 2 पासे उछाल दिए है ना, अब दोनों पासों पर जो ऊपर अंक आया उनका योग 6 होना चाहिए, पहली घटना तो ये कहता है ये, है ना, अंकों का योगफल 6 है, पहली घटना तो ये हो गई। दूसरी कहता है कि जो अंकों में से कम 2 अंक हैं वो एक इस पे आएगा एक दूसरे पे आएगा, जैसे मान लीजिए आपने एक डाइस फेंका उसका ये है और दूसरा डाइस फेंका उसका ये, ऊपर वाले हैं जो हमें दिख रहे हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए दूसरी घटना वो ये कह रहा है कि इन दोनों में कम से कम एक पर तो 4 आना ही चाहिए, दोनों पर 4 आ जाए वो भी हम जोड़ देंगे अपने उसमें, वो भी हमारे फेवर में ही है, लेकिन कम से कम एक पे तो 4 आना ही चाहिए, उसकी क्या प्रायिकता होगी वो बताओ, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम जब 2 डाइस उछालते हैं तो उसकी प्रतिदर्श समष्टि क्या बनती है, उसकी प्रतिदर्श समष्टि में काफी सारे एलिमेंट आ जाते हैं बच्चों, जैसे पहले पे 1 आ गया, मान लीजिए पहला 1 लेकर के चलते हैं तो दूसरे पे 2 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, फिर यहाँ पे 2 फिक्स करके इस पे सारे के 6 के 6 आ सकते हैं, फिर इस पे 3 फिक्स करके इस पे सारे 6 के 6 आ सकते हैं ना। इस तरह हमारे पास टोटल एस के अंदर कितने एलिमेंट बन जाएंगे, 36 एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। तो प्रतिदर्श समष्टि में कितने एलिमेंट है 36। अब हमारे पास 2 घटनाएं हैं, ये घटना क्या कहती है कि अंकों का योगफल 6 आए, है ना, हम क्या लिख देंगे इसमें कि अंकों का योग 6 आए, ये घटना हो गई। तो इसके अंदर देखिए बच्चों कि कौन कौन से एलिमेंट हो जाएंगे, देखिए हमारे पास मान लीजिए ई सेट है, अब जो हमारे पास आएंगे एस के अंदर एलिमेंट वो इस टाइप के होंगे, ऐसे कि मान लीजिए पहले पे 1 है दूसरे पे 2 है, इस तरीके के एलिमेंट होंगे। तो ऐसे ऐसे कौन से एलिमेंट होंगे जिनमें अंकों का योग हमारा 6 होगा। देखिए मान लीजिए पहले पे 1 आया होगा तो 1 के साथ ऐसा क्या है कि दूसरे पे क्या है कि उसका योग 6 हो जाए, तो 1 के साथ 5 होगा तभी तो 6 हो जाएगा, 1 और 5 जोड़ करके। फिर ऐसे ही हम 2 ले लेंगे, 2 के साथ क्या आएगा 4, फिर ऐसे ही 3 ले लेंगे, 3 के साथ क्या आएगा 3, ऐसे ही 4 ले लेंगे, 4 के साथ क्या आएगा 2, ऐसे ही 5 ले लेंगे, 5 के साथ आएगा 1। इसके अलावा कोई कंडीशन ऐसी नहीं होगी जिसमें अंकों का योग 6 आ जाए, ठीक है ना। तो अब हमारे पास एक घटना एफ है, एफ घटना क्या कहती है कि कम से कम 1 4 होना, तो अब यहाँ लिखेंगे कम से कम 1 पर 4 होना। कम से कम 1 पे 4 होने का क्या मतलब है, देखिए इसमें कितने एलिमेंट आ जाएंगे, कम से कम 1 पे 4 होना। तो देखिए ऐसा भी हो सकता है 1 के साथ 4 आ जाए, 2 के साथ 4 आ जाए, 3 के साथ 4 आ जाए, 4 के साथ 4 आ जाए, 5 के साथ 4 आ जाए और 6 के साथ 4 आ जाए। देखिए ये हम इस कंडीशन में ले रहे हैं क्योंकि उसने कम से कम कहा है कि 1 पे तो हो ही, ज़्यादा पे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो दोनों पे 4 हो जाए वो भी गिना जाएगा, कम से कम 1 पे तो होना ही चाहिए, ठीक है ना। और ये तो हो गई। अब ऐसा भी हो सकता है कि 4 पहले पे आ जाए, बाद पे 1 आए, 4 2 आ जाए, 4 3 आ जाए, 4 4 हम ले ही चुके हैं, 4 5 आ जाए या 4 6 आ जाए, बस इनके अलावा हमारे पास कोई कंडीशन नहीं होगी। ये सारे हो गए एफ के अंदर। अब देखिए हमें चाहिए ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा। ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा कि कम से कम 1 पे 4 भी हो और अंकों का योग 6 भी हो, है ना। कम से कम 1 पे 4 भी हो और अंकों का योग 6 भी हो। ऐसे में क्या आएंगे देखिए, अब एक तो ये है 2 4, इसमें और इसमें कॉमन देख लीजिए ना, बस क्या है, एक तो 2 4 है और एक 4 2, 2 4 और 4 2 इन दो में कॉमन है बस, तो हम 2 4 ले लेंगे और 4 2 ले लेंगे, ठीक है, यही 2 एलिमेंट कॉमन है। तो अब देखिए इन सबकी प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें, है ना। देखिए बच्चों हमें क्या निकालना है, हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। पहले आप प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए ई इंटरसेक्शन एफ की। ई इंटरसेक्शन एफ की क्या होगी, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, है ना। अनुकूल परिणाम ई इंटरसेक्शन एफ के कितने हैं 2 बटे 1 2, है ना, 2 ही हैं, और टोटल कुल परिणाम कितने हैं 36, तो इसकी आ गई 2 बटे 36। अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी किसकी, पी ऑफ ई की निकाल लेते हैं। पी ऑफ ई की क्या होगी, अनुकूल परिणाम ई में कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 परिणाम जो है वो अनुकूल है, टोटल कितने हैं 36, तो इसकी आ गई 5 बटे 36। अब देखिए उसने जो कहा था, उसने ये कहा था
की सह प्रतिबंध प्रायिकता है किसकी, ई घटना, ये जो घटना थी कम से कम 4 होना, इसकी हमें निकालनी थी, तो ये आएगी ऊपर और जो घटना घटित हो चुकी वो आएगी नीचे, पी ऑफ ई। तो इसका फॉर्मुला होता था ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जो नीचे वाला है पी ऑफ ई, यहाँ पे आ जाएगा। अब ये कंडीशन रख दीजिए, यहाँ पे वैल्यू 2/36 आ जाएगा और ये 5/36 आ जाएगा, 36 से 36 कैंसिल आउट होकर 2/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कहता है कि रेखा ये दे रखी है उसने, इसका सदिश समीकरण हमें याद करना है। ये कैसा है, ये रेखा का कार्तीय रूप है ना बच्चों, ये कार्तीय रूप दे रखा है इसने, तो हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, है ना। देखिए चलते हैं, करते हैं इसको, ये क्वेश्चन को, ये इसने कार्तीय रूप दिया है, ऐसे लिख दो, दिया है कार्य रूप x + 3/2 y - 5/4 z + 6/2 ये दे रखी है इसने, है ना, बराबर में। देखिए बच्चों, इससे हमें क्या निकालने हैं, इससे हमें पॉइंट निकालने हैं, ठीक है ना। इससे हमें पॉइंट निकालने हैं कि ये जो रेखा है, ये रेखा इन पॉइंट से होकर जाती है, ये जो ऊपर वाले पॉइंट है, इसकी कंपेयरिंग हम किससे करेंगे, इससे करेंगे x - x1/a बराबर y - y1/b बराबर z - z1/c, ठीक है ना। इससे कंपेयर करेंगे, से तुलना करने पर, इससे हम तुलना करेंगे तो x1 की वैल्यू देखिए, यहाँ माइनस में x है तो इसका उल्टा साइन लेंगे हम, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 माइनस के 3, और y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ भी माइनस तो 5 ही आ जाएगी। z1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -6, क्योंकि यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस है तो -6 आ जाएगी। यानी जो रेखा है ये वाली, जो दी गई रेखा है ये वाली, ये -3, 5 और -6 से होकर गुजरती है, इससे होकर ये गुजरती है ना, इस पॉइंट से होकर ये गुजरती है। तो इस बिंदु का स्थिति सदिश हमें निकालना है, इस बिंदु का स्थिति सदिश, इस बिंदु का स्थिति सदिश, इस बिंदु का स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं कि वेक्टर ए है, माइनस के 3i कैप हो जाएगा और प्लस के 5j कैप हो जाएगा और माइनस के 6k कैप हो जाएगा, ठीक है, ये ए वेक्टर हो गया। दूसरा, ये जो इसके द्विक है एबीसी, एबीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे a बराबर तो आ जाएगा 2, ये वाला a बराबर 2, b बराबर 4, c बराबर भी 2, ये इसके क्या है, ये द्विक अनुपात है, इसके क्या है, द्विक अनुपात, ये हो गए इसके द्विक अनुपात, ठीक है ना बच्चों। तो आपके अगर द्विक अनुपात आ गए तो इनसे इनसे जो वेक्टर बनेगा, ये रेखा उसके अनुदिश है ना, तो दी गई रेखा वेक्टर बी क्या बनेगा, 2i कैप 4j कैप 2k कैप के अनुदिश है। तब रेखा का सदिश समीकरण, बच्चों रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है, देखिए रेखा का सदिश समीकरण, सदिश समीकरण अगर आपको पता हो, ये होता है आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। जो रेखा वेक्टर ए से होके जाती हो, जो कोई बिंदु वेक्टर ए से होके जाता है, यानी ए वेक्टर, बिंदु ए वेक्टर से होके गुजरने वाली, बिंदु ए से गुजरने वाली जिसका स्थिति सदिश ए वेक्टर है, और बिंदु बी के अनुदिश जिसका वेक्टर क्या है, वेक्टर बी है, की रेखा जो है वो क्या होगी, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर होगी। तो ये इसका सदिश रूप है, ये इसका सदिश रूप है, और जो लैम्डा है वो तो आर से लिया जाता है, ठीक है ना। तो बस यहाँ पे आप क्या करो, ए वेक्टर की वैल्यू रख दो, ए वेक्टर की वैल्यू क्या है, -3i कैप प्लस 5j कैप -6k कैप, और ये तो हो गया आपका ए वेक्टर प्लस लैम्डा, बी वेक्टर क्या हो जाएगा, आपका बी वेक्टर हो जाएगा 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना बच्चों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, यह क्वेश्चन क्या कहता है कि अवकल समीकरण ये को हल कीजिए। देखिए बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है अवकल समीकरण का, है ना, ये है फोर्थ का है। ये समीकरण इसने दे रखी है log dy/dx इक्वल्स टू 3x प्लस 4y, है ना, ये उसने दिया है। देखिए बच्चों, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हमें log हटाना होगा। देखिए आप ये बात जानते हैं कि अगर मेरे पास log m है और यहाँ पे मेरे पास बेस कुछ नहीं है, तो यहाँ पे e होता है और यहाँ पे n है, तो मैं m इक्वल्स टू क्या करता हूँ, इस बेस की पावर n चढ़ा देता हूँ, e की पावर n, ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। तो इस केस में यहाँ क्या होगा, इधर dy/dx छोड़ दिया जाएगा, इक्वल्स टू ये जो सारा रखा हुआ है इधर, ये e की पावर में चला जाएगा, e की पावर क्या हो जाएगा 3x प्लस 4y, हमेशा ऐसा ही होता है, जो भी यहाँ बेस में हो, और यहाँ बेस में कुछ नहीं है, कुछ नहीं शो हो रहा, तो यहाँ पे e होता है, ठीक है ना, अंडरस्टूड है। तो अब देखिए dy/dx इक्वल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर 3x इंटू e की पावर 4y, ऐसे कर सकता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, e की पावर 3x को यहीं पे रहने देता हूँ, dx इसके पास ले जाता हूँ, e की पावर y को 4y को मैं इधर ले जाता हूँ, तो e की पावर 4y इधर आके हो जाएगी e की पावर -4y इंटू dy इक्वल्स टू e की पावर 3x इंटू dx। देखिए ये e की पावर 4y अपॉन में आएगा, अपॉन से ऊपर ले जाऊंगा तो -4y हो जाएगा, दोनों का समाकलन कर दूंगा, समाकलन करने पर तो ये क्या हो जाएगा, दोनों का समाकलन करते ही e की पावर -4y का e की पावर -4y और y के इंटू में जो है वो अपॉन में आ जाएगा, इक्वल्स टू e की पावर 3x का e की पावर 3x, x के इंटू में जो है वो अपॉन में आ जाएगा और प्लस c, ये क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है ना बच्चों। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उम्मीद करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, इस पेपर के बचे हुए जो क्वेश्चन है वो हम करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है ना बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। प्यारे बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम कक्षा 12 मैथ्स का 2023 में आया हुआ सेट 2 देखेंगे, जिसका कोड 324AY है, जिसके 4 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। आज हम 5वें क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि कितने क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं बच्चों 5वें क्वेश्चन की तरफ। सभी खंडों को हल कीजिए, है ना। इस प्रश्न में सारे क्वेश्चन जो है, सारे पार्ट जो हैं वो 5-5 नंबर के हैं, ठीक है ना। यानी पहले 2-2 नंबर के थे, अब हर पार्ट जो होगा वो 5 नंबर का होगा, हर क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। तो बच्चों आपको ये ध्यान से करने हैं, क्योंकि 5 नंबर बहुत होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कहता है क्या है, ये कि सिद्ध कीजिए कि संबंध आर जो है ए कोमा बी, यानी ए और बी के अंदर रिलेशन कैसा है। उसके अंदर रिलेशन ये है कि a - b 2 से विभाजित हो, a - b क्या हो, 2 से विभाजित हो।
ये एक तुल्यता संबंध है, ये दिखाना है। और जो ये ए है ये इस वाले जेड से है और ये जो बी है ये दूसरे वाले जेड से है, यानी है एक ही जेड। तो यानी इसका मतलब ए और बी दोनों पूर्णांकों के सेट से ही है, क्योंकि जेड जो होता है वो पूर्णांकों का सेट होता है। ठीक है ना। अब हमें ये तुल्यता संबंध दिखाना है, और बच्चों तुल्यता संबंध दिखाने के लिए हमें 3 कंडीशन इसमें दिखानी पड़ेगी कि ये समतुल्य होना चाहिए, ये सममित होना चाहिए और ये संक्रामक होना चाहिए। ठीक है ना। अगर ये 3 कंडीशन ये फॉलो करता है तो इसका मतलब ये तुल्यता संबंध है। तो चलिए चलते हैं समतुल्य की तरफ। ठीक है ना। देखिए बच्चों, 5वें का क्या पार्ट क्या कहता है। सबसे पहले हम इसमें दिखाएंगे, पहले आप रिलेशन लिख दीजिए, है ना। ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड सच दैट ए माइनस बी 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित हो, ए माइनस बी 2 से विभाजित हो, 2 से विभाजित हो। ठीक है ना। 2 से विभाजित हो, यानी ये ए माइनस बी 2 से विभाजित होता हो। ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, अब हम चलते हैं समतुल्य के लिए, है ना। समतुल्य, समतुल्यता इसकी चेक करते हैं, समतुल्यता क्या है। इसकी समतुल्यता के लिए बच्चों हम चेक करेंगे। देखिए समतुल्य क्या होता है, समतुल्य किस तरीके से होता है कि अगर हम दो एलिमेंट एक जैसे लेकर के चलें और उनमें ये रिलेशन लगाएं, ये रिलेशन लगाएं, ए कोमा ए लगाएं, तो ये कंडीशन वेरीफाई करना चाहिए वो। अगर वो वेरीफाई करता है तो इसका मतलब क्या है कि वो समतुल्य संबंध है। देखिए मान लीजिए, माना हमने एक एलिमेंट ले लिया जो ए है वो जेड से ले लिया, ठीक है ना, दूसरा भी जेड से ही है। अब हमें क्या करना है हमें ए कोमा ए लगाना है। ए कोमा ए से क्या होगा कि ए माइनस ए 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित है। ठीक है ना। ए माइनस ए 2 से विभाजित है। क्यों है 2 से विभाजित बच्चों, देखिए क्योंकि ए माइनस ए क्या आता है, ए माइनस ए आता है 0, और 0 2 से विभाजित है। ठीक है ना। 0 2 से विभाजित है। ठीक है ना। चाहे आप ये वाली लाइन यहाँ पर मत लिखिएगा, ये मत लिखिएगा, यहाँ पे लिख लीजिएगा, है ना। वैसे बात तो एक ही है, लेकिन आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि 0 ए माइनस से क्या आ जाएगा 0, और 0 2 से विभाजित है, 0 तो हर नंबर से विभाजित होता है ना। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये जो आर संबंध है, संबंध आर समतुल्य हो जाएगा, संबंध आर समतुल्य है। ठीक है ना। संबंध आर समतुल्य है। ठीक है। तो चलते हैं सममितता की तरफ, चेक करते हैं इसकी सममितता, सममितता, सममितता। ठीक है। देखिए बच्चों, सममितता के लिए हमें क्या करना होगा, सममितता के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ए कोमा बी पर ये रिलेशन लगाना होगा। वो तो कंडीशन हम लेकर के चलेंगे कि ए कोमा बी है, लेकिन वो आना किस में चाहिए, बी कोमा ए में आना चाहिए। ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे देखिए कि ए कोमा बी पर हम ये कंडीशन लेके चले, हम ऐसे ए और बी लेकर के चले कि जो ये कंडीशन फॉलो करते हो। ठीक है ना। माना हम ये लेकर के चलेंगे, माना ए कोमा बी सच दैट ए कोमा बी पर अगर मैं ये रिलेशन लगाऊं तो ये a माइनस बी हम ऐसे लेकर के चले हैं कि ये 2 से विभाजित होते हैं। ठीक है ना। अगर मैं इसको कहूं कि a माइनस बी बराबर 2m है, तो देखिए 2m का क्या मतलब है कि ये 2 से विभाजित है, तो हमने इसको मान लिया कि 2m है, जहां पे m एक पूर्णांक है, m बराबर क्या है, हम कह देंगे कि पूर्णांक है। ठीक है ना। पूर्णांक कह लीजिए, m जहां पे क्या है, पूर्णांक है। देखिए मान लीजिए, देखो ये m पूर्णांक हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए a माइनस बी हमारे पे क्या आया हो, 10 आया हो, है ना। क्योंकि हम ये कंडीशन मान करके चलते हैं कि ये 2 से विभाजित हो रहा है। तो 2 से विभाजित होने का मान लो ऐसा नंबर ले लो कोई जो 2 से विभाजित होता हो। हम देखिए ये है जैसे 10 है, 10 2 से विभाजित होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, है ना। तो यानी 2 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे, तो ये एक पूर्णांक है ही। तो इसलिए हम इसको क्या मान रहे हैं कि m जो है वो एक पूर्णांक है। हम ये लेकर के चल रहे कंडीशन। अब अगर a माइनस बी बराबर 2m है, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि माइनस इसमें से कॉमन ले लूँ कि b माइनस ए बराबर 2m। ठीक है ना। ठीक है। अब ये माइनस अगर मैं उधर उधर भेज दूं तो ये क्या हो जाएगा, b माइनस ए इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस एम। तो क्या b माइनस ए भी 2 से विभाजित है, जी हाँ। ये माइनस m हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये तो पूर्णांक है, हमें इससे कोई मतलब है ही नहीं। हमें तो ये देखना है कि ये 2 से विभाजित है या नहीं है, जी हाँ ये 2 से विभाजित है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि b कोमा ए, अतः ये रिलेशन बन गया, ए कोमा बी लेकर के चले थे, बी कोमा ए रिलेशन आ गया। ठीक है ना। तो b माइनस ए भी 2 से विभाजित हो गया, तो हम क्या कहेंगे, अतः संबंध, अतः संबंध आर सममित है। ठीक है ना। अतः संबंध आर सममित है। अब हम लास्ट कंडीशन इसकी देखेंगे, वो क्या है, वो है हमारी समतुल्यता, सममितता और संक्रमकता। ठीक है ना। लास्ट कंडीशन है हमारी संक्रमकता। तो संक्रमकता देखते हैं क्या है, संक्रमकता, संक्रमकता देखिए बच्चों, संक्रमकता क्या है। संक्रमकता में हमें ये देखना है कि हम दो ऐसी कंडीशन लेकर के चलेंगे, हम ऐसे 3 नंबर मान के चलेंगे, जैसे a कोमा बी कोमा सी, a कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू
जेड में से, पूर्णांक में से। यहाँ पे हम क्या मान करके चले थे, 2 नंबर ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड। यहाँ पे 3 नंबर हम मानेंगे कि ए बी सी जेड में से हैं। अब हम इन दो पर रिलेशन ले करके चलेंगे कि ए कोमा, और ये 3 नंबर हम ऐसे लेंगे कि वो ये रिलेशन जो इसने दिया है ये वेरीफाई करते हो, ठीक है ना। ये तीनों नंबर हम ऐसे लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब अगर ये ए कोमा बी ये रिलेशन फॉलो करता है और बी कोमा सी ये रिलेशन फॉलो करता है, 3 नंबर हमने ये जानबूझकर ऐसे लिए कि ए कोमा बी भी अगर हम लेकर के चलें तो ये कंडीशन वेरीफाई करता हो, और बी कोमा सी अगर लेकर चलें तो भी ये कंडीशन वेरीफाई करता हो, तो ए कोमा सी पर भी ये कंडीशन वेरीफाई होनी चाहिए। अगर ए कोमा सी पर ये कंडीशन वेरीफाई हो जाती है तो इसका मतलब ये संक्रमक हो जाएगा। देखिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उसको बताते हैं कि माना हमारे पास 2 नंबर ये ऐसे हैं ए कोमा बी कि इनसे a माइनस बी जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है ना। a माइनस बी 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम इसको कह देंगे 2m, ठीक है ना, 2m कह देंगे। ये कंडीशन हम इसको फर्स्ट इक्वेशन बना देते हैं। दूसरी हम ये लेकर के चलते हैं और b कोमा सी में भी ये कंडीशन है कि b माइनस सी बराबर ये क्या हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो मैं इसको कह देता हूँ 2 इंटू एन, ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। 2 कंडीशन हम ये ऐसी लेकर के चलेंगे कि ये भी वेरीफाई करती हो और ये भी वेरीफाई करती हो। अब तीसरी होनी चाहिए, अगर तीसरी वेरीफाई हो गई तो इसका मतलब ये संक्रमक है, ठीक है ना। तो इससे अगर मैं यहाँ पे ये लेकर के चलूँ कि मैं इन दोनों कंडीशन को जोड़ दूं, है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर हमें तो ये दिखाना है कि ए बी भी हो रहा है, बी सी भी हो रहा है, ए सी होना चाहिए, ए सी दिखाना है हमें तो, यानी ए माइनस सी भी 2 से डिवाइड होना चाहिए, हमें तो ये दिखाना। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन का यूज करेंगे। हमने इनको जोड़ दिया, बी से बी कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, ए माइनस सी इक्वल्स टू, इधर जोड़ दूंगा तो ये आ जाएगा 2m प्लस 2n, ठीक है ना। यहां से हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा m प्लस n। अब देखिए ए माइनस सी, देखिए m पूर्णांक था, n भी पूर्णांक था, अब अगर 2 पूर्णांकों को मैं जोड़ दूं तो वो भी पूर्णांक ही आएगा, तो यहाँ पे m प्लस n क्या हो जाएगा, ये m प्लस n ये भी एक पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी एक पूर्णांक हो जाएगा। तो अगर मैं ये देखूं कि a माइनस सी 2 इंटू पूर्णांक कोई आ रहा है तो इसका मतलब ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। यानी इसका मतलब अतः मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, अतः a माइनस सी 2 से विभाजित है, ए माइनस सी क्या है, 2 से विभाजित है। इसका मतलब ए कोमा सी रिलेशन बन गया यहाँ से, है ना, क्या बन गया, ए कोमा सी रिलेशन बन गया, ठीक है ना बच्चों। यही संक्रमकता है कि अगर हम 2 कंडीशन लेकर के चले, ए और बी में रिलेशन लेके चले, बी और सी में भी रिलेशन लेके चले, तो क्या ए और सी में भी रिलेशन आ जाता है, जी हाँ, इससे तो आ गया, तो इसका मतलब ये संक्रमक है। हम यहाँ लिखेंगे अतः संबंध आर संक्रमक है। अब ये जो आपका रिलेशन था ये समतुल्य भी हो गया, देखिए बच्चों ये समतुल्य भी हो गया, आर समतुल्य है, और ये आर जो है सममित भी हो गया, और तीसरा ये संबंध आर संक्रमक भी हो गया, है ना। तो तीनों कंडीशन हो गई, तो हम यहाँ लिखेंगे अतः संबंध आर तुल्यता संबंध है, क्या है, तुल्यता संबंध है, प्रूव हो गया बच्चों ये, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खैर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि A बराबर कोई मैट्रिक्स है 2 3 1 -4, B बराबर कोई दूसरी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स मतलब अवयव, दूसरा अवयव है, तो सिद्ध कीजिए कि AB का होल इनवर्स इक्वल्स टू B इनवर्स A इनवर्स होगा। तो बच्चों अब हमें क्या करना होगा, इसे प्रूफ करने के लिए हमें अलग से निकालना पड़ेगा A इनवर्स B, A इनवर्स और B इनवर्स अलग अलग निकाल करके उनके मल्टीप्लाई करके तो ये साइड आएगी, और A इंटू बी, ए और बी की मल्टीप्लाई करके फिर उसका इनवर्स भी अलग से निकालना पड़ेगा, तब जाके हमें पता चलेगा कि ये प्रूफ होगा या नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं 5वें का ख पार्ट। ये कहता है कि A बराबर A इक्वल्स टू आपके पास क्या है 2 3 1 -4। तो हम सबसे पहले A इनवर्स निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों A इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये इनवर्सेबल है भी या नहीं, मतलब व्युत्क्रम निकालने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या ये अवयव व्युत्क्रमणीय है भी या नहीं, व्युत्क्रम निकाल सकते हैं इसका या नहीं निकाल सकते, वो इससे पता चल जाएगा। अगर ये 0 आ गया तो ये व्युत्क्रमणीय नहीं है, मतलब अगर ये 0 आ गया इसका डिटर्मिनेंट यानी इसका सारणिक अगर हमने निकाला, देखिए चलो निकालते हैं, इसका सारणिक क्या हो जाएगा, माइनस के 4 दूनी 8 इसकी गुना यहाँ पे, और -3 एकम 3 कितना हो जाएगा, -11 आ जाएगा। -11 नॉट इक्वल टू 0 है, यानी 0 तो है ही नहीं। अगर ये 0 आ जाता तो हम इसका इनवर्स नहीं निकाल सकते थे, 0 नहीं आया
तो हम इसका इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके सहगुणनखंड निकालने पड़ेंगे, है ना। तो ए के सहगुणनखंड के लिए, ए के सहगुणनखंड के लिए, तो देखिए बच्चों इसके गुणनखंड निकालते हैं हम, क्या होंगे। सबसे पहले देखते हैं A11, इसका गुणनखंड क्या होगा। A11 का देखिए इसके सामने वाला, जस्ट सामने वाला 2/2 की जो मैट्रिक्स होती है जिसमें 2 रो और 2 कॉलम हो, उसमें बहुत आसान होते हैं ये चीज़ निकालने आपको, है ना। सहगुणनखंड निकालने आसान होता है, जिसका निकालना है उसके सामने वाला वो होता है, बस 2 का निकालना है तो इसके सामने वाला इसका है -4, तो ये हो जाएगा इसका -4। A12, अब 1 2 में ये देखना आपको कि अगर इनका योग 1 और 2 इनका योग जो है सम आ रहा है, सम संख्या है कोई, जैसे 1 और 2 अगर मैं इनको जोड़ दूं तो 3 आएगा, 3 विषम है तो ये माइनस में होगा, ये जो टर्म होगी इसका सहगुणनखंड माइनस में होगा। तो अब देखिए 1 2 कौन सा है, ये वाला पहली रो का दूसरा एलिमेंट, इसके सामने वाला हो जाएगा तो ये माइनस में 1 हो जाएगा। अब A21 देखते हैं, दूसरी रो का पहला एलिमेंट, इसके सामने वाला हो जाएगा इसका 3, लेकिन इनको जोड़ करके भी विषम संख्या आ रही है तो इसका मतलब ये भी माइनस में होगा। अब A22 लास्ट वाला, A22 कौन सा है, ये वाला, इसके सामने वाला कौन सा है 2, इसके सहगुणनखंड बन गए, ठीक है ना। अब जो एडजॉइंट A होता है, एडजॉइंट ए, देखिए बच्चों एडजॉइंट ए होता है आपका जो इनसे आव्यू बनेगा उसका परिवर्त आव्यू, है ना। यानी देखिए इनसे जो आव्यू बना, इनसे कौन क्या बनेगा आव्यू, -4 -1 -3 और 2, ये बन गए सारे, इनका परिवर्त आव्यू ट्रांसपोज, ठीक है ना, परिवर्त आव्यू। तो परिवर्त आव्यू क्या होता है, रो को कॉलम बना दिया जाता है -4 -1 और इस वाली रो को इस कॉलम बना दिया जाता है -3 और 2, ठीक है ना। ये आ गया आपका एडजॉइंट ए। तो बच्चों ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स होगा 1/a का सारणिक और इनटू में एडजॉइंट ए, ठीक है ना। अब 1/ सारणिक क्या है -11, तो 1/ -11 और एडजॉइंट ए क्या है आपका -4 -3 -1 और 2, ठीक है ना। इनमें स्पेस देना बच्चों, ठीक है, बीच में स्पेस देना यहाँ पे, ऐसा ना लगे कि ये माइनस और माइनस जैसे 4 और 3 7 कर देते हैं ना, ऐसा ना लगे, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, देखिए ये माइनस की मल्टीप्लाई में अंदर कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1/11, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस माइनस प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा -2, ठीक है। ये आ गया आपका ए इनवर्स। तो देखिए बच्चों बी सारणिक क्या है आपके पास, बी सारणिक है आपके पास 1 -2 -1 और 3, है ना। हमें इसका क्या निकालना है, इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले हमें इसका क्या निकालना होगा, इसका हमें सारणिक निकालना होगा। सारणिक निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी गुना इसमें 3 × 3 माइनस इसकी गुना इसमें 2 × 2, 3 में से 2 गया, 1 आ जाएगा, एक जो है 0 नहीं है तो इसका मतलब ये व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसका व्युत्क्रम निकाला जा सकता है। अब इसके सहगुणनखंड निकालते हैं, है ना, सहगुणनखंड, सहगुणनखंड के लिए, ठीक है ना बच्चों। तो देखिए सहगुणनखंड क्या होंगे, हम इसको B11 कह लेते हैं, है ना। तो चलो B11 कह लेते हैं उनको, ठीक है। तो B11 क्या हो जाएगा, इसके सामने वाला 3, ठीक है। अब B12 पहले का दूसरा एलिमेंट यानी ये वाला, इसका क्या होगा ये, लेकिन ये विपरीत साइन में होगा, मतलब उल्टे साइन में, क्योंकि इनको जोड़ करके एक विषम संख्या आ रही है ना, इनको जोड़ के विषम संख्या आ रही है तो ये माइनस में आएगा, तो माइनस में वो पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। अब चलते हैं B21 पर, ये भी माइनस में आएगा, B21 ये वाला, इसके सामने वाला -2 तो ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, फिर B22 लास्ट वाला, इसके सामने वाला ये, तो ये आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ से एडजॉइंट ए आपके, एडजॉइंट बी क्या आएगा आपके पास, एडजॉइंट बी, क्योंकि हम बी का निकाल रहे हैं तो एडजॉइंट बी क्या होगा, जो इससे ये मैट्रिक्स बनी है यानी जो आव्यू बना है 3 1 2 1, इनका परिवर्त आव्यू, इसका परिवर्त आव्यू क्या होता है, जो रो है उसको कॉलम बना दीजिए, जो कॉलम है उसको रो बना दीजिए, ठीक है ना। ये कॉलम रो बन गई, ये वाली कॉलम रो बन गई, ठीक है। तो ये बन गया। तो अगर मैं यहाँ से बी इनवर्स निकालता हूँ तो बी इनवर्स क्या होगा, 1/ सारणिक ऑफ बी, यानी बी का सारणिक और एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है ना। तो इसका सारणिक क्या है, 1 ही है और सारणिक इसका ये है ही 2 1, एडजॉइंट ए इसका, एडजॉइंट बी इसका ये है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा ओवरऑल 3 2 1 और 1, ठीक है ना बच्चों, ये आ जाएगा। अब देखिए ये हमने निकाल लिया बी इनवर्स, है ना। अब हमें चाहिए एक चाहिए हमें ए बी और फिर उसका इनवर्स भी चाहिए, ठीक है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड में चलते हैं, बल्कि हम पहले ए इंटू बी निकाल लेते हैं, ए मल्टीप्लाई बाई बी निकाल लेते हैं, है ना। ए की अगर मैं बी में मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, देखिए ए क्या है अपने पास 2 3 1 और -4, ठीक है ना। ये मेरे पास है ए, और बी क्या है मेरे पास, बी है 1 -2 -1 और 3, ठीक है। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके इस रो की इस कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं, पहले की पहले एलिमेंट में, दूसरे की दूसरे एलिमेंट में, तो 2 × 2 आ जाएगा और प्लस में आएगा 3 × 3, ये -3 हो गया, तो प्लस माइनस माइनस, देखिए ऐसे 2 + -3, ये पहला एलिमेंट बन गया आपका, 2 × 2 + 3 × 3 -3। अब इस रो की इस कॉलम में करेंगे, 2 दूनी 4 यानी -4 और 3 × 9 यानी +9, ठीक है।
आगे चलते हैं इस रो की इस कॉलम में, यानी 1 1 जा 1, एक ही कम एक, और -4 की -1 में करेंगे तो आ जाएगा +4। अब इस 1 की -2 में करेंगे तो -2, -4 की 3 में करेंगे तो -4 तिया 12, ठीक है ना। ये क्या आ जाएगा आपका a इंटू बी, जो आ जाएगा ए बी, वो आ जाएगा आपका 2 -3 -1, 9 में से 4 गए 5, 4 और 1 5, 12 और 2 -14, ठीक है ना बच्चों। ये आपका ए बी आ गया। अब अगर आपको ए बी इनवर्स निकालना है तो आपको क्या करना होगा, देखिए लेफ्ट हैंड, अब चलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए, क्योंकि हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है, टू प्रूव, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए बी का इन्वर्स निकालना पड़ेगा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड चलने के लिए ए बी इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ए बी इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें मोड ए बी निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे चलते हैं ए बी इन्वर्स के लिए, ए बी इन्वर्स के लिए, ए बी इन्वर्स के लिए हमें सबसे पहले ए बी का जो सारणिक है वो निकालना पड़ेगा। तो इसका सारणिक निकाल दो, -14 की 1 में करेंगे तो 14 आएगा, फिर माइनस के 5 पंजे 25 आएगा, और 14 में से 25 के कितने बचेंगे, 6 और 5 11, माइनस के 11 बचेंगे, ठीक है ना, जो कि 0 नहीं है। तो इसका मतलब इसका इन्वर्स निकाला जा सकता है। तो इसके सहगुणनखंड निकाल लीजिए। सहगुणनखंड इसके क्या होंगे, देखिए हम इसको कह देते हैं, इसको इसके सहगुणनखंड को कह देते हैं हम C11, ठीक है ना। चलो हम C11 कह देते हैं। C11 क्या होगा, इसके सामने वाला -14, फिर C12 क्या होगा, इसके सामने वाला -5 आ जाएगा, क्योंकि इनको जोड़ करके एक विषम संख्या आ रही है तो ये माइनस में आएगा। अब C21 इनको जोड़ करके फिर क्या आ रही है, तो देखिए बच्चों C21 C21 क्या हो जाएगा, इसके C21 के सामने वाला 5 है ना, और ये विपरीत साइन में हो जाएगा, यानी -5, क्योंकि इनका जोड़ जो आएगा वो एक विषम संख्या आएगी, ठीक है। अब चलते हैं अगले पर, यानी C22 पर, ठीक है। C22 क्या होगा, इसके सामने वाला, यानी ये आ जाएगा -1, ठीक है ना। तो ये आ गया इसके सहगुणनखंड। अब इसका एडजॉइंट क्या निकलेगा, इसका एडजॉइंट क्या निकलेगा, ए बी का एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी क्या होगा, ये जो मैट्रिक्स बनी -14 -5 -5 -1, ये जो मैट्रिक्स बनी, इसका परिवर्ताव्यू, क्या होगा, -14 -5, इस 5 को यहाँ लिख दूँ, इस 5 को यहाँ लिख दूँ, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी यही मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो यानी मैट्रिक्स सेम रही, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो अगर मैं इसका इन्वर्स निकालना हो, मुझे ए बी का होल इन्वर्स मुझे निकालना हो, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा 1 इसका सारणिक और एडजॉइंट ऑफ ए बी, एडजॉइंट ऑफ ए बी। इसका सारणिक क्या था, इसका सारणिक -11 था, तो 1/-11 आएगा, और इंटू में आएगा इसका एडजॉइंट, यानी -14 -5 और 1, ठीक है। ये आ जाएगा आपका ए बी इनवर्स। तो बच्चों ए बी इनवर्स आपका ये आ गया, ठीक है। अब देखिए ये तो लेफ्ट हैंड साइड आ गई, अब निकालते हैं राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या कहती है कि बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स होना चाहिए। अब देखिए बी इनवर्स और ए इनवर्स की मल्टीप्लाई हम करते हैं। बी इनवर्स हमारे पास क्या है, हमने जो ऊपर निकाला था बी इनवर्स, वो था 3 2 1 और 1, ठीक है ना, आप पीछे जाकर के देख लीजिएगा। और ए इनवर्स क्या था हमारे पास, वो था हमारे पास -4, सॉरी हमने माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दी थी, तो हम माइनस की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 3, और ये 1 था और ये 2 था हमारे पास, है ना। और उसमें बाहर जो था वो 1/11 से मल्टीप्लाई भी थी, है ना, 1/11 से, ठीक है। तो 1/11 से हम यहाँ पे मल्टीप्लाई रखते हैं इसमें, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, ये आ जाएगा हमारे पास 1/11, जब इसकी गुना करूँगा 4 तिया 12, और 2 की गुना इसमें करूँगा तो 4 तिया 12 + 2, तो कितना आ जाएगा 14, ठीक है। इसकी गुना अब इसमें करेंगे, ये था 3 तिया 9 और 2 दूनी 4, सॉरी माइनस के 4, तो 9 - 4 ये आ जाएगा हमारे पास 5। अब यहाँ से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इस रो की इसमें, तो 1 4 एकम 4 और 1 एकम 1, ये आ जाएगा 5, और इसकी गुना इसमें करेंगे 3 एकम 3 और माइनस के 2 एकम 2, 3 में से 2 गया 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये बी इनवर्स ए इनवर्स क्या आ गया, ये आ गया। अब ये ए बी इनवर्स के इक्वल आना चाहिए था, तो ए बी इनवर्स क्या है हमारे पास, ये देखिए बच्चों हमने इसमें यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी थी। ये जो था हमारे पास, जब ट्रांसपोज हमने लिखा था तो यहाँ पे -1 था और हमने यहाँ +1 कर दिया, तो ये -1 रहेगा और ये भी -1 रहेगा। अब जब इस माइनस के आप इस अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सारे प्लस हो जाएंगे, 1/11 तो बाहर ही रहेगा, ये प्लस हो जाएगा 14, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस में ऑलरेडी हैं ये सारे। अगर मैं ऐसा कहूँ, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 1/-11 और अंदर सब में माइनस लगा दूँ, -5 -5 -1, ठीक है ना। तो हमारा भी बिल्कुल सेम आ गया ये, ठीक है ना, ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं अतः लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, यानी ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ठीक है ना बच्चों। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गया क्वेश्चन क्या कहता है, y इक्वल्स टू कोस की पावर 10x प्लस x की पावर x का अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिए बच्चों इसका हमें अवकल गुणांक ज्ञात करना है। अब ये देखिए
मतलब अवकल गुणांक मतलब वही अवकलन ही ज्ञात करना है हमें, dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है x के रिस्पेक्ट में। लेकिन आप ये देखिए कि हम इसको करेंगे कैसे, ठीक है ना। इसको हम एक साथ नहीं कर सकते क्योंकि फंक्शन की पावर में फंक्शन है। तो जब भी कभी किसी क्वेश्चन में फंक्शन की पावर फंक्शन आ जाए और आपको उसका डिफरेंशिएशन करना हो, तो आप क्या करेंगे कि लॉग लेकर के करेंगे उसको, ठीक है ना। अब अगर मैं यहाँ दोनों साइड लॉग ले लूँ तो भी नहीं चलेगा काम, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन की पावर फंक्शन तो है, लेकिन दूसरा जो फंक्शन इसके साथ प्लस में है उसकी भी पावर फंक्शन की पावर फंक्शन है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसको अलग अलग मान करके चलना पड़ेगा। इसको हम u मान लेंगे और इसको v मान लेंगे और फिर दोनों में लॉग लेंगे अलग अलग, ठीक है ना। देखिए जैसे आपके पास जो 5 का गया क्वेश्चन है, इसमें हम क्या करेंगे, हमारा क्वेश्चन है y इक्वल्स टू cos x पावर 10x प्लस x पावर x, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, इसको हम क्या करेंगे, हम इसको मान लेते हैं ना, हम इसको क्या करेंगे, हम मान लेते हैं कि y इक्वल्स टू ये u है और प्लस ये v है, ठीक है ना। अब इस इक्वेशन का यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए इस इक्वेशन का हम क्या कर लेते हैं जी, चलो यहाँ पे हम मान लेते हैं यहाँ u इक्वल्स टू क्या है हमारे पास है cos x की पावर 10x और v इक्वल्स टू आपके पास है x की पावर x, ठीक है ना। अब क्या करो, यहाँ से आप dy बाई डी एक्स निकाल लो और डी यू अपॉन डी एक्स निकाल लो और डी वी अपॉन डी एक्स अलग से फाइंड कर लो, ठीक है ना। क्या करेंगे, सबसे पहले हमें अगर इसका करना है x के रिस्पेक्ट में तो हम लॉग लेंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ हम कहेंगे कि लॉग लेने पर देखिए इसको जब हम दोनों साइड लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा log u इक्वल्स टू log cos x की पावर 10x, ठीक है ना। इसमें भी लेंगे अलग से आगे ले लेंगे, ठीक है। देखिए ये क्या हो जाएगा, log u इक्वल्स टू ये आपका log m की पावर n है तो n घूम करके आगे आ जाएगा, यानी हो जाएगा 10x log cos x, ठीक है ना। log cos x ये कौन सा फॉर्मूला है, ये वाला है। अगर log m की पावर n हो तो हो जाता है n log m, ठीक है ना, ये हो जाता है। तो हमारे पास ये हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे dw/2x। तो देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन यू डी यू अपॉन के डी एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये वाला है और एक फंक्शन ये वाला है, तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट वाला रूल लगेगा इसमें, है ना। दो फंक्शन के इनटू वाला अवकलन जब करेंगे तो पहला फंक्शन एज इट इज़, सेकेंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन कोस एक्स का दोबारा करेंगे तो माइनस के साइन एक्स, प्लस दूसरा फंक्शन जो का तू log कोस एक्स और यहाँ पे 10x का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना, सेक स्क्वायर एक्स। तो देखिए बच्चों ये क्या हो जाएगा 10x और ये भी साइन अपॉन कोस एक्स 10x, तो माइनस के क्या हो जाएगा, ये माइनस के tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस में ये क्या आ जाएगा इंटू लगा करके सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग कोस एक्स और यहाँ पे आता है 1 अपॉन यू डी एक्स। तो देखिए बच्चों ये u इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, u इधर जाएगा तो ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू यू इंटू माइनस में ये जू का तो रहेगा tan स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स लॉग कोस एक्स, ठीक है ना। अब देखिए u की वैल्यू हम रख देंगे, u की वैल्यू क्या थी, ये थी cos x की पावर 10x, है ना। तो हम इसको रख देंगे यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारा डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स होल पावर 10x और बाकी एज इट इज़, है ना। इसको पहले लिख देते हैं, पॉजिटिव टर्म है सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग कोस एक्स और माइनस के tan स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। इसको बना लेते हैं, यहीं पे हम क्या बना लेते हैं, इसको इक्वेशन बना लेते हैं। देखिए बच्चों हम इसको इक्वेशन 1 बना लेते हैं, इसको इक्वेशन 1 और इसको बना लेते हैं इक्वेशन सेकंड, ठीक है ना। इसको बना लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब देखिए बच्चों और हमारे पास क्या है, हमारे पास ये भी है कि v इक्वल्स टू एक्स की पावर x, है ना। अब इसको लेकर के चलते हैं, दोनों और लॉग लेंगे तो log v हो जाएगा और इधर log x रेज टू द पावर x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log v इक्वल्स टू x आगे आ जाएगा और log x हो जाएगा, ये x घूम करके आगे आ जाएगा, log x बचेगा। अब इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अब इसका हम जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन वी डी वी अपॉन के डी एक्स, ठीक है ना। और इधर पहला फंक्शन जो का तू दूसरे का डिफरेंशिएशन log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स प्लस दूसरा फंक्शन एज इट इज़ यानी log x जो का तू x का हो जाएगा 1, ठीक है ना बच्चों। और x से x ये कैंसिल आउट हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू ये जो v है इधर गुना में चला जाएगा और इसकी वैल्यू भी मैं साथ के साथ रख दे रहा हूँ, तो x की पावर x रख दिया, यहाँ पे क्या बचा 1 प्लस log x, ठीक है ना बच्चों।
वन प्लस log x, और ये बन गई इक्वेशन नंबर थर्ड। यानी आपने डी यू अपॉन डी एक्स का भी मान निकाल लिया और डी वी अपॉन डी एक्स का भी मान निकाल लिया, डी वी अपॉन डी एक्स का भी मान आपने निकाल लिया, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, अब ये डी यू अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स उस समीकरण एक का डिफ्रेंशिएशन करके, जो ये समीकरण एक थी हमारे पास ये वाली, इसका डिफ्रेंशिएशन करके इसमें रख देंगे वो वैल्यू, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, जब मैं हमारे पास ये इक्वेशन थी y बराबर u प्लस वी, है ना। हम इसका क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी यू अपॉन डी एक्स और प्लस डी वी अपॉन डी एक्स, यही आएगा ना। और यहाँ पे हम समीकरण 2 व 3 से इसमें मान रख देंगे, ठीक है ना। समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से मान रखने पर, मान रख देंगे वो, ठीक है ना, जो हमने निकाले हैं। मान रखने पर जो हमने डी यू अपॉन डी एक्स का निकाला है मान, वो हम यहाँ रख देंगे, और जो हमने डी वी अपॉन डी एक्स का निकाला है वो यहाँ रख देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या थी। तो देखिए बच्चों, इसका मान है आपके पास, डी यू अपॉन डी एक्स का मान है कोस एक्स की पावर 10x ब्रैकेट सेक स्क्वायर एक्स इंटू लॉग कोस एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये तो इसकी वैल्यू हो गई, प्लस डी वी अपॉन डी एक्स की वैल्यू है एक्स रेज टू द पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स, और ये आपका हो गया आंसर, ठीक है ना। ये आपका हो गया आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए बच्चों, यह क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए बच्चों, यह क्वेश्चन क्या कहता है, यदि फलन एफ एक्स इक्वल्स टू, अगर x की वैल्यू 3 से छोटी या 3 के बराबर है तो फंक्शन ऐसा है, और अगर 3 से बड़ी है तो फिर फंक्शन ऐसा है। x बराबर 3 पर सतत है, ये फंक्शन x बराबर 3 पर सतत है। तो a तथा b का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि जब कोई फंक्शन सतत होता है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, x बराबर 3 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेंगे और राइट हैंड लिमिट निकाल लेंगे और दोनों को बराबर रख देंगे, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये क्या है, पाँचवें का, आपका पाँचवें का घ क्वेश्चन, ठीक है। देखिए आपके पास जो फंक्शन है, आप सबसे पहले उसको लिख लीजिए। दिया है फंक्शन ए एक्स प्लस वन होगा यदि इफ़ एक्स की वैल्यू 3 से छोटी या बराबर हो, और बी एक्स प्लस थ्री होगा यदि इफ़ एक्स की वैल्यू 3 से बड़ी हो, ठीक है ना। और ये एक्स बराबर 3 पर सतत है, ठीक है ना, क्या है, सतत है, ठीक है। अगर फंक्शन एक्स बराबर 3 पर सतत है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट होगी। तो बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हम, दिया है एफ एक्स जो है, एफ एक्स एक्स बराबर 3 पर सतत है, कॉन्टिन्यूअस है। तो इसका मतलब अतः अतः लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर होगी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स, दोनों बराबर होंगी, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, इनको बराबर रख देते हैं हम, ठीक है, रख दिया हमने बराबर। अब इनको देखते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट होगी क्या एक्चुअल में। तो बच्चों, जब हम इसको लेफ्ट हैंड लिमिट को करते हैं तो ये आती है हमारे पास लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो। इस फंक्शन की जगह हम x की जगह 3 माइनस एच रख देंगे, 3 में से छोटा सा घटा देंगे, क्योंकि बच्चों हमें 3 से हल्की सी लेफ्ट में देखना है और हल्की सी राइट में देखना है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट हल्की सी लेफ्ट में और राइट हैंड लिमिट हल्का सा राइट में। तो x पर जो है हमें 3 से हल्का सा लेफ्ट में जाना है, तो 3 में से कुछ घटा देंगे हल्का सा, यानी एक बहुत छोटी क्वांटिटी h घटा देंगे, बहुत छोटा सा क्वांटिटी, जैसे 0.00001 समथिंग, है ना, इतना छोटा। तो ये क्या होगा, आप क्या करोगे, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, एक्स की जगह 3 माइनस एच पुट करोगे, 3 माइनस एच, यानी 3 में से कुछ घटाओगे। तो जब आपने x की जगह 3 माइनस एच पुट किया, देखिए हमने क्या किया, पुट किया हमने x की जगह 3 माइनस एच। अब लिमिट पहले कहाँ जा रही थी, 3 पे जा रही थी, है ना। तो x की वैल्यू 3 थी, मैं यहाँ 3 रख दूँ और 3 माइनस एच, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि h जो है वो टेंड कर रहा है जीरो को, ठीक है ना, h जीरो की तरफ जा रहा है। तो मैंने इसलिए लिया लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ठीक है ना। एफ 3 माइनस एच, ऐसे ही राइट हैंड लिमिट में होता है, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे घटा था यहाँ पे जुड़ेगा एफ ऑफ 3 प्लस एच, ठीक है ना बच्चों। पहले ये देखिए कि 3 माइनस एच पे आपका फंक्शन क्या है, 3 से लेफ्ट साइड में क्या है फंक्शन, है ना। तो मैं 3 से लेफ्ट साइड में देखता हूँ, यानी 3 से छोटा। अब x की वैल्यू जब 3 से छोटी है तो फंक्शन मेरे पास क्या है, ये वाला, है ना। जब 3 से छोटी x की वैल्यू, x लेस देन टू 3, यानी 3 से छोटी है, तो फंक्शन मेरे पास ये है ए एक्स प्लस वन। तो मैं x की जगह इसमें 3 माइनस एच रख दूंगा, बाकी पूरा फंक्शन जो का तुम, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, यही वाली लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो, x की जगह 3 माइनस एच रख दूंगा, तो a इंटू 3 माइनस एच प्लस वन। इसी तरह ये राइट हैंड लिमिट है, यानी 3 में कुछ जुड़ा हुआ है, यानी 3 से बड़ी वैल्यू, 3 से बड़ी वैल्यू कौन सी होगी x की, ये वाली। तो इस पे फंक्शन क्या है, ये। तो इसमें x की जगह क्या रख दूंगा, 3 प्लस एच, तो आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो
h टेंडिंग टू 0 b इंटू 3 प्लस h प्लस 3, ठीक है ना, ये आ गई। अब यहाँ से हमें सॉल्व करना है और a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जब आप यहाँ से लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3a प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ आ जाएगा लिमिट पुट करोगे, h की वैल्यू 0 पुट करोगे बस आप डायरेक्ट, a की h की वैल्यू 0 पुट कर दी, खत्म हो गया, 3a प्लस 1 बचा, इधर h की वैल्यू 0 पुट कर दी, ये खत्म हो गया, 3b प्लस 3 बचा, 3b प्लस 3 बचा, ठीक है ना। अब क्या होगा, 3b वहीं पे रखेंगे हम, ये आ जाएगा आपका 3a इक्वल्स टू 3b प्लस 3 माइनस 1, ये 1 इधर ले गए तो यहाँ से क्या बचा, ये हो जाएगा आपका 3a इक्वल्स टू 3b प्लस 3 में से एक गया 2। अब अगर मैं ये 3 इधर डिवाइड में ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 3b प्लस 2 अपॉन 3, तो यहाँ से ये 3 इसके भी अपॉन में इसके अपॉन में, तो क्या आ जाएगा b अपॉन 3 प्लस 3b अपॉन 3 प्लस 2 अपॉन 3, ठीक है ना। 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, देखिए 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा ये वाला, तो क्या बचेगा a इक्वल्स टू b प्लस 2/3, यानी a के और b के इन मानों के लिए फलन जो होगा x बराबर 3 पर सतत होगा। अब यहाँ a और b की वो वैल्यू जो इस कंडीशन को, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती होंगी, उन सभी वैल्यू पे ये फंक्शन जो होगा, दिया हुआ फंक्शन x बराबर 3 पर सतत होगा, ठीक है ना। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपकी समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डे क्वेश्चन क्या कहता है कि फलन f(x) बराबर ये है, इसके लिए अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन वर्धमान हो और ह्रासमान हो। देखिए बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको इसको कराऊंगा। देखिए ये डे क्वेश्चन है 5वें का, ठीक है ना। देखिए अब मान लीजिए हमारे पास ये फंक्शन है जो उसने दिया हुआ है 4x³ माइनस 6x² माइनस 72x प्लस 30, ठीक है ना। सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे। f'(x) हमने कहा dw(r2x) कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 x² माइनस 6 दूनी 12 x माइनस 72, x का 1 हो जाएगा और 30 का 0 हो जाएगा, ठीक है ना। बच्चों मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको अवकलन अच्छे से आता होगा, क्योंकि आप अनसोल्ड कर रहे हैं, इसका मतलब आपने बुक अच्छे से कर ली होगी, रिवीजन भी कर लिया होगा और फिर उसके बाद आप ये पेपर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं उम्मीद यही कर रहा हूँ कि आपको अवकलन अच्छे से आता होगा, इसलिए हम ये जल्दी जल्दी से कर रहे हैं, ठीक है ना। f'(x) हमने ये निकाल लिया, यहाँ से f'(x) में हमने ये देखा कि इसमें से 12 कॉमन आ रहे तो 12 कॉमन ले लिया, बचा x² माइनस x माइनस 12 छिक 72, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या करो, f'(x) को 0 रखो, ठीक है ना, क्रांतिक मान के लिए, क्रांतिक मान के लिए f'(x) को 0 रखने पर, f'(x) बराबर 0 रखने पर, f'(x) बराबर 0 रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 इंटू x² माइनस x माइनस 6 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ये 12 तो इधर 0 में चला जाएगा, है ना। अब इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। तो बच्चों इसका फैक्टर जब हम करेंगे तो हमारे फैक्टर क्या आ जाएंगे, हमारे फैक्टर आ जाएंगे x प्लस 3 और x माइनस 2, है ना, बहुत सिंपल है, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। देखिए जब x की x में करेंगे x² आएगा, प्लस के 3x और माइनस के 2x, प्लस 3x माइनस 2x, तो नहीं ये माइनस में आएगा और ये प्लस में आएगा, यानी x माइनस 3x और प्लस के 2, ठीक है, ऐसे x माइनस 3 और x प्लस के 2। अब माइनस 3x हो गया प्लस 2x हो गया, माइनस x बचेगा और 3 दूनी 6 माइनस के 6, ठीक है, हमारा ये फैक्टर आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से वैल्यू आएगी हमारी x की -2 आएगी और प्लस की 3 आएगी, ठीक है ना बच्चों। ये हमारे क्या कहलाते हैं, क्रांतिक मान कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, क्रांतिक मान, ठीक है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर लाइन बनाएंगे, ठीक है, क्या बनाएंगे, एक नंबर लाइन बनाएंगे, उससे आसान हो जाएगा करना। देखिए आप एक ऐसे नंबर लाइन बना लीजिए, इधर सबसे राइट में आप इन्फिनिटी पॉजिटिव दे दीजिए और इधर माइनस इन्फिनिटी दे दीजिए। अब आपके पास जितनी 2 वैल्यू हैं, 3 वैल्यू हैं, वो आप इसमें रख दीजिए, जैसे x बराबर -2 मैं यहाँ रख दूंगा और x बराबर 3 मैं यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है ना। अब मेरे पास 3 इंटरवल बन गए, एक तो इंटरवल ये वाला 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, एक इंटरवल ये बन गया -2 से लेकर के 3 तक, एक ये बन गया कि -2 से लेकर के माइनस इन्फिनिटी तक, है ना। 3 इंटरवल यानी 3 अंतराल मुझे मिल गए, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, सबसे पहले जब भी आप ऐसे करोगे तो सबसे पहले एट द राइट मोस्ट में आप पॉजिटिव लगाओगे, प्लस का साइन लगाओगे, ठीक है ना। अभी बताता हूँ ये क्या है, ठीक है। सबसे राइट मोस्ट यानी सबसे दाईं तरफ आप क्या लगाओगे, प्लस का साइन लगाओगे। अब प्लस के साइन के बाद हम चलते हैं 3 के पास, इस 3 के पास, ये 3 कौन से फैक्टर से मिला था, उस फैक्टर के पास जाओ, ये 3 हमें इस फैक्टर से मिला था, तो इस फैक्टर की पावर देखो यहाँ पे क्या है, इस फैक्टर की पावर यहाँ पे इवन है या ऑड है, मतलब सम संख्या है या कोई विषम है। देखो अगर कोई सम संख्या है तो ये नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, है ना। और अगर ये विषम संख्या है तो ये चेंज हो जाएगा, चेंज मतलब
अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए 3 जो आया था वो इस फैक्टर से आया था और इसकी पावर में जो है 1 है, 1 यानी एक विषम संख्या है, तो अगर विषम संख्या है तो चेंज हो जाएगा, चेंज हो जाएगा यानी प्लस का हो जाएगा माइनस, ठीक है। अब चलते हैं -2 के पास। -2 किस फैक्टर से मिला था, इस फैक्टर से मिला था, तो इसकी पावर में क्या है, इसकी पावर में भी 1 है, 1 क्या है, विषम संख्या, विषम है तो चेंज होगा। अब चेंज होगा तो फिर ये माइनस का प्लस हो जाएगा, इस माइनस का प्लस हो गया, चेंज होता है इससे, अगर ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो अगला प्लस हो जाएगा, ये चेंज है, ठीक है ना। अब देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जिस अंतराल में प्लस दिख रहा है आपको वहाँ तो फलन वर्धमान है, बढ़ रहा है, और जिस अंतराल में माइनस है वहाँ पे फलन जो है वो घट रहा है यानी ह्रासमान है, ठीक है ना। तो अब देखिए आप एक टेबल बनाइए, अब आप एक टेबल बनाइए और उसको बताइए कि इसमें जो है वर्धमान है और इसमें ह्रासमान है, ऐसे करके। ठीक है ना। यहाँ पे हम लिखेंगे अंतराल, सबसे बाद में सबसे पहले लिखेंगे हम अंतराल। अब ये जो अंतराल होगा, हमारे पास 3 अंतराल है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो तीनों लिख दीजिए, -∞ to -2 या -2 to -∞, ऐसे कह दो। एक कहो -2 से -2 से 3, और तीसरा है हमारा 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, 3 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये वाले। अब देखिए बच्चों, अब इस वाले में जो है हमारा फलन जो होगा, इस वाले में, इस वाले अंतराल में हमारा जो फलन है वो वर्धमान है ना, फलन जो है वो वर्धमान है। यहाँ पे हम लिख देंगे फलन की प्रकृति, है ना, फलन की प्रकृति। f(x) की प्रकृति। तो इस वाले फंक्शन में, इस वाले अंतराल में ये क्या हो जाएगा, इस वाले अंतराल में ये वर्धमान है ना, तो यहाँ पे वर्धमान लिख दीजिए, वर्धमान। इस वाले अंतराल में ये ह्रासमान था तो इसमें लिख दीजिए ह्रासमान, ह्रासमान। और इस वाले अंतराल में ये वर्धमान था तो इसमें भी लिख दीजिए वर्धमान, ठीक है। तो यानी आपके पास 2 अंतराल में ये वर्धमान है, एक अंतराल में ह्रासमान है, वही उसने कहा था। तो पहला क्वेश्चन उसने कहा था कि वर्धमान बताओ, है ना, पहला उसने कहा था कि वर्धमान किस अंतराल में है ना, अंतराल ज्ञात कीजिए वर्धमान। अब वर्धमान का कौन कौन सा अंतराल है, वर्धमान के अंतराल बता दो आप कौन कौन से, एक तो -2 से -∞ और 3 से इन्फिनिटी, इसमें तो वर्धमान है। दूसरा वो कह रहा है कि ह्रासमान किस में है, ह्रासमान, ह्रासमान ये हो जाएगा आपका किस में, -2 से 3 के बीच। बस ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ आपके ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में बस इतना ही, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।